I, Hima Kohli, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God, I will uphold the sovereignty and integrity of India. इस बार मे इट प्लीज माय लॉर्ड्स में पधार रही हैं भारतीय न्यायपालिका का गौरव माननीय जस्टिस हिमा कोहली, सर्वोच्च न्यायालय की वो न्यायमूर्ति जिन्होंने संवेदनशीलता को न्याय की शक्ति बना दिया। आपके निर्णयों ने दिखाया कि नारी की दृष्टि न्याय को सिर्फ सशक्त नहीं करती बल्कि उसे मानवीय भी बनाती है, क्योंकि जहां न्याय स्त्री के स्वरों में बोलता है वहां समाज सजग हो उठता है। आपकी न्याय दृष्टि में अनुशासन भी है, सौंदर्य भी और समानता की अविचल प्रतिज्ञा भी। इस प्रेरणादायी संवाद का संचालन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित अधिवक्ता और विचारक डॉक्टर किसलय पांडे, जिनकी अभिव्यक्ति कानून की मर्यादा और संस्कृति की गहराई को एक सूत्र में पिरोती है। उनकी उपस्थिति स्वयं में एक संवाद है, जहां प्रश्न सम्मान से पूछे जाते हैं और उत्तर विवेक से दिए जाते हैं। आइए देखते हैं एक ऐसी शाम जहां नारीत्व, न्याय और निष्ठा एक साथ गूंजेंगे मे इट प्लीज माय लॉर्ड्स पर। हरासल प्रेजेंट्स मे इट प्लीज माय लॉर्ड्स in association with Celestial Radiance, the chosen one, powered by Vedic Legal and Company. किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई उम्र भर हमारी तरह सफर में रहा। जस्टिस कोहली, क्या लगता है इतने बड़े जीवन के सफर के बाद आपको मंजिल मिल गई? जिंदगी का सफर तो चलना चाहिए। अगर मंजिल में मिल गई तो उसके बाद रहा क्या? मंजिलें और कई आगे आती रहती हैं और हर पड़ाव को पास करके उसको आगे ले जाने का सफ़र ही ज़िंदगी है मेरे हिसाब से। सो मंजिल मिलने के बाद तो आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर क्या मज़ा? ज़िंदगी तो जीने के लिए हर बार नई मंजिल को तय कर कर उस तरफ बढ़ना ही ज़िंदगी है मेरे विचार से। इतने बड़े सफ़र में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना जस्टिस कोहली ने। क्या कुछ करना रह गया? क्या कुछ पाना रह गया आपके लिए? अब ये स्टेज पाने की नहीं है, कुछ करने की स्टेज होती है। जब पाना था, प्रभु ने बहुत कुछ दिया एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट। देयर वाज अ लॉट। जब शुरुआत होती है करियर की तो अचीव करना, पाना। जब ये स्टेज होती है कि व्यक्ति टॉप मोस्ट कोर्ट से ऑफिस डिमिट करता है तो टाइम होता है वापस देने का सोसाइटी को। बेशक। और ये स्टेज मेरे विचार से बहुत बढ़िया स्टेज है, जब आदमी को लगता है कि आज मैंने ये अचीव किया, अब मैं इस प्रकार का क्या कर सकती हूँ जिससे मेरे जैसे और यंगस्टर्स को मौका मिले कि वो वकालत में जाएं, वो चमकें, वो अपना मुकाम बनाएं, और मैं किस तरह से उनको प्रमोट कर सकती हूँ, या मैं सोसाइटी में किस तरह से यंगस्टर्स के लिए, नॉट ओनली लॉयर्स, नॉट ओनली विमेन, एनीबडी हु नीड्स अ सपोर्ट के लिए मैं कुछ कर पाऊँ जिससे उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। सो अब पाना नहीं, अब सोसाइटी को वापस देने का टाइम। चलिए, आपने बात की पाने की, तो आपकी बात से शुरू करते हैं। जी, आपको लेके चलता हूँ 1984 में, जब आप पहली बार दिल्ली बार काउंसिल में आई थी। ये वो दौर था जब लोग ये कहते थे कि जो कुछ ना कर पाए वो वकालत कर ले। जी। एक तो 1984 का दौर, उसमें आप एक महिला, आपने प्रोफेशन भी ऐसा चुना जो इतना चैलेंजिंग था। क्या चैलेंजेस फेस किए आपने? अनगिनत। पहला चैलेंज था कि घर पर फादर को कन्विंस करना कि कहाँ मैं आईएएस की तैयारी में ब्यूरोक्रेट बनने के लिए तत्पर हो रही थी उनके कहने पर, और सडनली मन बदल कर लॉ में इसलिए गई थी कि आईएएस की प्रैक्टिस के लिए भी, तैयारी के लिए यूपीएससी के लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक बात। तो ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री ऑनर्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री ऑनर्स में, तैयारी में लग गए क्योंकि हमारे बैच में सारे ही उस कॉलेज से थी जहाँ पे सारे ही परिवार के लोग और उनके सदस्य सर्विसेज में थे, ब्यूरोक्रेट्स थे,
और काफ़ी चलन था उस वक्त आईएएस के एग्ज़ाम देने का, यूपीएस जी, आज भी जो है। आज भी है, तब बहुत ज़्यादा था, शायद हमारे कॉलेज में वातावरण भी इस प्रकार का। ठीक बात। तो फादर को लगा कि वाह ये तो बढ़िया है, या तो हमारी बेटी प्रोफेसर बने, चलें एकेडमिक्स में जारी एमए करें, उसके बाद अपनी डॉक्टरेट में जाएं और पढ़ाई और करें। महिलाओं के लिए सेफ माना जाता है बिल्कुल, academics। पढ़ाई कराना, पढ़ना, ऑल राइट। और आईएएस वाज अनदर ऑप्शन, और वो ही वुड हैव बीन हैप्पी। बट मुझे जब लॉ में गई तो मन था कि चलिए लाइब्रेरी के लिए एंट्रेंस आसान हो जाएगी, सेंट्रल लाइब्रेरी की किताबें मिलेगी, लॉ कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि लॉ वाज नॉट सच अ चैलेंज एट दैट टाइम। ठीक बात। और वो 3 साल का कोर्स होता था, 5 का नहीं। तो एमए के बाद लॉ करने लगे। कुछ मेरे क्लासमेट्स भी थे मेरे साथ जो वो भी लॉ कर रहे थे। जी। लेकिन जब रुचि और रुझान लॉ में गया तो इतनी इन्वॉल्वमेंट होने लगी कि लगा कि यही वो दिशा है जो शायद मेरे लिए उपयुक्त है। और तब मैं सीरियसली लॉ में घुसने लगी, पढ़ने लगी, ये सोच कर के मैंने प्रैक्टिस करना है। और मेरी मदर, जो कि खुद बहुत एकेडमिक बैकग्राउंड से थी, जी। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और कहा कि जो करना है करो, आई विल नॉट स्टॉप यू। सो दो फादर को परसुएट करना पड़ा और उन्होंने अल्टीमेटली देखा कि इसका रुझान वहाँ है तो जाने दो। बट ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी इनिशियली कि उस वक्त तो देयर वाज नोबडी इन द फैमिली हु हैड डन लॉ एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। टोटली। और किसी ने शायद कोर्ट कचहरी की सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ी भारी बात मानी जाती थी हमारे परिवारों में। और फिर बेटी ही कचहरी में सुबह शाम कोर्ट कचहरी में जाएगी, ये सोचकर वो ज़्यादा खुश नहीं थे। बट उन्होंने फिर कहा कि अगर तुम्हारा मन है तो मैं कोई मदद नहीं करूँगा, जो करना है खुद से करिए, अपना मुकाम बनाइए, मुझे मत कहिएगा कि फिर कल को कि आपने कुछ किया तो फादर का सपोर्ट नहीं था। आई एम देयर इन द बैकग्राउंड, आई विल डू एवरीथिंग, बट इट्स योर जर्नी। एंड मदर वॉज इक्वली सपोर्टिव, इन दैट सेंस वेरी सपोर्टिव। मदर को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। अर्ल स्टैनले गार्डनर वॉज एन अमेरिकन राइटर ओके। who used to write a lot of novels on court dramas. हाँ, And she was an avid reader of Earl Stanley कोर्ट Gardner. ड्रामा। So she thought, nobody had seen court, किसी ने देखा ही नहीं था कि अंदर से कचहरी किस तरह से चलती है, कितनी ड्राई होती है। So she was happy. She said, ये तो वाह, perfect. So she was more than happy. She said, कर लो, तुम criminal side करना है, criminal करो, civil करना है, I'm there to support you. And that's how my journey began. और तब तक एक्चुअली आप दोनों में से किसी ने कोर्ट के अंदर क्या होता नहीं देखा था। देखा नहीं था, उस कोर्ट रूम पता ड्रामा को आप नहीं लोगों ने था। रियल लाइफ प्रैक्टिस माना। माने हमने तो कोर्ट में पैर ही तब रखा जब लॉ पूरा कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ मूट कोर्ट्स और वो सब के कुछ थे ही नहीं। वो तो बाद में डेवलप वो हुआ है प्रसंग तो बात के हैं। हमारे टाइम में तो कोर्ट में तब आप एंटर करेंगे जब हाथ में डिग्री होगी। तो आप डिग्री लेके जा रहे हैं उस कोर्ट में जिसका आगे पीछे का दरवाजे तक का नहीं पता कि एंट्री है तो एग्जिट कहाँ से है। करेक्ट। But the charm of going into a court, the excitement of being a lawyer, of wearing your uniform, of the gown, all of it put together made me feel कि ये प्रोफेशन जो चुना है ठीक ही चलेगा। मुझे वो दिन बताइए जब आपने पहली बार रॉब्स वगैरह पहने, आप कैसी फीलिंग थी और कोर्ट में कैसा आपके साथ माहौल था, कैसा इट वॉज रिस्पॉन्स? अ सिंपल डे। मैं भूली नहीं। आप 1984 का जिक्र कर रहे हैं। ये वो साल था जब मिसेस गांधी की असैसिनेशन हुई। इट वॉज अ मैटर ऑफ चांस कि जब मैंने लॉ किया तो मैंने ज्वाइन करना था जस्टिस सुनंदा भंडारे के ऑफिस को। जस्टिस भंडारे का नाम तब तक जजशिप के लिए चल चुका था और एडवांस स्टेजेस में था, जिसका जी। मुझे ज्ञात नहीं था। अच्छा। सो हम उनके ऑफिस में जब गए तो शी वॉज नॉट एट होम। उनके हस्बैंड सीनियर एडवोकेट मिस्टर मुरली भंडारे, साउथ एक्सटेंशन में उनका ऑफिस था, तो उन्होंने किसी रेफरेंस से गए कि उनके ऑफिस को ज्वाइन करना था। तो ये मैं उस परिवार से हूँ जहाँ मेरे फादर और मदर मेरे साथ गए। तो इंटरव्यू मेरा हो रहा था या उनका हो रहा था, कुछ असमंजस सा ही था। सो माई पेरेंट्स हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क आउट ऑफ शेयर एंग्जाइटी कि हम लड़की को इस ऑफिस में भेज रहे हैं कि क्या माहौल है, कैसे लोग हैं, विच इज़ वेरी रेयर। नॉर्मली मदर तो आपकी बड़ी एक्साइटेड रही शी होंगी। वाज वेरी हैप्पी। शी सेड यस गॉड शी शुड मेक हर जर्नी हरसेल्फ। अब यहाँ तक पहुँचाया हाथ पकड़ के, अब अपने आप करेगी। सो बाय द टाइम वी केम आउट ऑफ मुरली भंडारे's ऑफिस
वी रियलाइज़ कि जस्टिस सुनंदा भंडारे की ओथ लेने का टाइम बहुत करीब है, तो उन्होंने कहा तुम मेरे साथ रहो और सुप्रीम कोर्ट में काम शुरू कर दो। सो देयर आई वाज, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए उनके साथ। बट विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स मुझे लगा कि इस कोर्ट में मुझे सीखने को उतना नहीं मिलेगा एज ए यंग लॉयर जो हाई कोर्ट में मिलेगा। और ये कहकर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे कोई हाई कोर्ट का लॉयर जिसके यहाँ में मैं ज्वाइन कर पाऊँ प्रैक्टिस में, बताइए। तो सुनंदा भंडारे जी ने, जब तक हाई कोर्ट की जज बन चुकी थी, देखना शुरू किया तो उनकी नज़रें पड़ी जस्टिस Y.K. सबरवाल पे, जो उस वक़्त प्रेसिडेंट ऑफ द हाई कोर्ट बार एसोसिएशन थे, स्टैंडिंग काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ NCT थे, उनके कई पैनल्स थे, तो प्रैक्टिस में बहुत काम था उनका। तो उन्होंने कहा कि ये ऑफिस ठीक है सीखने के लिए। उन्होंने बोला कि भाई जाओ मिलो, उनको हम मिलने गए एंड उन्होंने टेक ऑन कर लिया कि चलिए काम शुरू करिए। तो वकालत में वहाँ पे चल पड़े। कुछ नहीं पता था कि क्या होता है, तो हमको, और वो इतने बिजी थे, एक तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द बार स्टैंडिंग काउंसिल मेंट देयर वर सो मेनी पैनल्स, सो मेनी डिपार्टमेंट्स। तो जूनियर से जूनियर के साथ हमको जोड़ दिया गया कि चलिए इनके अंडर सीखिए। जब हम मिलते तो हमको वो शनिवार को थे, क्योंकि सारा हफ्ता तो भाग दौड़ चलती थी। बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो हमारी रियली जूनियरशिप, जूनियर से जूनियर, नॉट ओनली फ्रॉम अंडर इज जूनियर, उनके क्लर्क से भी रहती थी, क्योंकि क्लर्क से जितना सीखने को वकील को शुरुआत में मिलता है, किसी से नहीं मिलता। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। क्लर्क जितना सिखाता है उतना तो वकील भी नहीं सिखाता है, क्योंकि उसको सब कुछ। टिकट चिपकाने से जो शुरू होता है सफर, 75 रुपए की वो जो स्टैम्प ड्यू थी, और वो सफ़र की कहाँ स्टैम्प कितनी लगनी है, कितनी कोर्ट फी लगनी है, अगर आपके क्लाइंट्स आपने सर्व करने हैं 3 तो कितनी लगनी है, 2 रुपये 75 पैसे लगेगी कि ज़्यादा कम लगेगी, ये चीज़ें सीख कर कैसे इंस्पेक्शन करते हैं, एप्लीकेशन को कोर्ट में लगवाने का प्रोसेस क्या है, ऑल ऑफ इट। और उनके जो क्लर्क थे वो इतने घुड़े हुए थे कि ही वॉज मार्वलस। वो तो मतलब आधी केस तो वही आपको बता दें कि इस केस में ये बैकग्राउंड है, बाकी आप फाइल पकड़ के पढ़ लें, इस प्रकार के क्लर्क थे। कुछ क्लर्क तो ऐसे भी होते हैं, वो रिजल्ट भी बता देते हैं, अब इस आपके केस में ये होने वाला है। पता नहीं, अभी तो आजकल का जो नया हम लोगों के मेंबर्स आ रहे हैं, उन्हें बड़ी उनका ईगो हर्ट हो जाता है क्लर्क से सीखने में। बड़ी नाजायज़ बात है। जो क्लर्क से सीखा आज तक हमको याद, और गॉड ब्लेस हिम, जहाँ भी हैं वो प्रथम गुरु है वो। एब्सोल्युटली। वो ये भी हमको गौर उन्होंने दी थी कि मैम कभी कोर्ट में जाइएगा अगर फाइल नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के केसेस ऐसे ही होते हैं। उनका पर्चा आता था कि ये अपॉइंट कर दिया आपको, ये कागज़ तो पॉइंट तो कर दिया वकील को, फाइल का है वो बाद में आएगी। सो बाद में आएगी तो हम तो कोर्ट जा रहे हैं, तो ही वुड से फाइल के बिना नहीं जाना, चाहे उसमें 5 खाली पन्ने रखिए, फाइल हाथ में रखिए, आप वकील हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो कॉज लिस्ट और फाइल, और ये मोटी कॉज लिस्ट होती थी तब, छपती थी, अब नहीं, एवरीथिंग्स ऑनलाइन। तो वो कॉज लिस्ट हाथ में और आइटम नंबर, और चाहे 50 पन्ने खाली हों फाइल में होंगे, क्योंकि आपको ब्लैक नहीं चलना। तो वो लेकर हम चलते थे, फिर दूसरी साइड को पूछते थे भाई अपना फाइल दे दो, इसमें क्या है हमें पता तो लगे। ये सीख कर और जॉइंट रजिस्ट्रार्स के यहाँ पेश होकर धीरे धीरे जर्नी शुरुआत करी उसकी, और जस्टिस अग्रवाल के अंडर सीखा। बट साल में वो भी बन गए जज, और उनको जब ज्वाइन किया, कमिंग बैक टू 1984, मिसेस गांधी वॉज असैसिनेटेड ऑन दैट डे एंड वी डिडंट नो, हम किसको पता था तब, सिर्फ ये बोला गया कि आप घर जाइए आज और फिर मिलेंगे उसके बाद। एंड ट्रू इनफ दैट द रायट्स एंड ऑल दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टुक प्लेस। सो आफ्टर 1 month आई केम बैक टू प्रैक्टिस with him, and within maybe 11 months he was elevated as a judge of the Supreme Court, went on to become the Chief Justice of India. तो हमें तो नहीं पता था कि उनकी जर्नी क्या रफ्तार लेगी, but I thought those were good chambers to work under. And then he referred me to another judge who became a judge, another lawyer, Justice Vijendra Jain. Later on he became a judge and said कि बाकी जर्नी इनके यहाँ सीखिए। तो हम फिर उनको ज्वाइन कर लिया हमने कि भाई। सो यू वर वेरी लकी इन दोस टर्म्स कि जिसके यहाँ भी आप ज्वाइन की वो एलिवेट होते चले गए। सो आई यूज्ड टू बी, द जोक वाज, एंड इट वाज अ जोक नॉट टू बी टेकन सीरियसली, व्हेन ऑल 3 of them one after the other were elevated. My colleagues at the bar would say, आप किसको ज्वाइन कर रही हो, अब बताओ किसने जज बनना है। तो मैं हंस के कहती थी अब मैं टेंडर फ्लोट करूँगी, मुझे तो कोई मिलता ही नहीं जिसके साथ मैं जुड़ूँ तो आगे चल पाऊँ, वो पहले ही चले जाते हैं, वो तो जज बन जाते हैं। तो आई एम लेफ्ट हाई एंड ड्राई, सो स्माइलिंगली आई सेड नहीं अब मैं खुद से काम करूँगी। आई स्टॉप्ड वर्किंग विद एनीबडी
and went on my own journey after Justice Vijayendra Jain's elevation. सो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में कितने समय बाद आप आई? I think he got elevated in 92. From that point onwards, I was on my own. So 84 to 92, the first few years, जिसे हम कहते हैं पढ़ने और गुड़ने का वक्त वकील को जो चाहिए होता है, वो उन सीनियर्स के साथ मुझे लगता है बिताया। जस्टिस सबरवाल के साथ आपका जो टेन्योर था वो काफ़ी कुछ फ्रूटफुल था। दोनों के साथ अपने अपने ढंग से, क्योंकि जस्टिस सबरवाल की प्रैक्टिस थी टोटली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ओरिएंटेड, प्राइवेट प्रैक्टिस थी, पर जो वकील गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से जाता है ही कैनॉट give time to the private practice because of the pressure of work, and he had very high profile matters. तो सीखने को बहुत कुछ मिला। जब हम जस्टिस जैन के यहाँ गए तो उनकी प्योरली प्राइवेट प्रैक्टिस थी, उसको भी सीखने को, उसका नज़रिया अलग होता है वकील का। प्राइवेट क्लाइंट को जूनियर के हवाले कोई वकील नहीं करेगा, नहीं करते। क्योंकि स्टे कितना हाई होता है, क्यों करेगा वो? क्लाइंट ने जूनियर की फीस थोड़ी दी है, सीनियर की फीस दी है। तो आपको वो देखना है, सीखना है, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या करने हैं, क्लाइंट काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी चीज़ वो होती है। सीखना बहुत ज़रूरी वो है, जो उनके ऑफिस में सीखा। एंड आई वॉज ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड, दे बोथ ट्रीटेड मी एज पार्ट ऑफ द फैमिली। आई लर्नड अंडर देम, वी हैड फैमिली रिलेशनशिप्स, परिवार घरों में जाते थे, आते थे, सब कुछ उस तरह होता था जिस तरह एक एक्सटेंडेड फैमिली। सिंस यू हैव मेंशनड इट, तो मैं इसको भी टच करना चाहता हूँ इस एस्पेक्ट को। क्लाइंट काउंसलिंग होती क्या है आपकी नज़र में? इसको आप कैसे यंग लॉयर्स को आप बताना चाहेंगी, अगर मैं एक आपसे तो एक नटशेल में हमने पूछूं? ये सीखा अपने सीनियर से, और जो मैं हमेशा कहती हूँ, क्लाइंट को कभी भी केस की गारंटी देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो केस में, कई चीज़ें ऐसी निकलती हैं जो कि आप क्लाइंट को, जिसको बताना ज़रूरी होता है जब आप क्लाइंट से बात करें, उसको ये उम्मीद मत दीजिए कि आप शॉर्ट विनर हैं ओनली बिकॉज यू थिंक दैट द केस इज़ गुड। There are lots of layers in a matter that come out when the other side appears. Correct. And client will never know what the other side is saying. Your client will give you his or her version, not the other side. Now what the other side says can turn it. Sometimes क्रॉनिक से क्रॉनिक मर्डरर अपने कंडक्ट को जायज़ वो ठहराता है। क्यों कहेगा? तो फिर आपको भी उतना ही पता है जितना क्लाइंट बता रहा है। तो ब्लाइंडली चलना कि हाँ ये 100% केस है, एब्सोल्युटली नॉट। There are so many ifs and buts and turns and curves in a matter. One must remember that. One. Two, client को कभी भी ये assurance और guarantee कि you're a winner देना निहायत बेवकूफ़ी की बात होगी। क्लाइंट को बैलेंस में रखिए, उसको प्रोज एंड कॉन्स बताइए, बट इतना भी नेगेटिव ना करिए कि वो बिल्कुल डाउन हो जाए, और इतना भी पफअप मत करिए कि कल को वो आप पे उंगली उठाए कि आपने तो कहा था मेरा। मिसलीड किया आपने। We should never do that. So one must remember what is the balance. उसके बाद भी मैंने ये देखा है, और ये इसे कहते हैं किस्मत, कि जिस केस में आपको लगता है जान ही नहीं है, इसमें कुछ होगा ही नहीं, ये नोटिस लायक नहीं है, आप कोर्ट में जाइए, खड़े होने से पहले ही जज साहब नोटिस इशू कर देते हैं, नोटिस इशू कर देती है। और आप सोच में पड़ जाते हैं कि आपने क्लाइंट को कहा था इसमें जान ही नहीं है। और कुछ ऐसे बढ़िया केसेस होते हैं जिसमें नोटिस के अगले डेट के बाद वो डिसमिस भी हो जाता है, क्योंकि दूसरी साइड आके ऐसा कुछ बताती है कोर्ट को कि जिससे पता लगता है आपकी केस में जान नहीं। हर दिन कोर्ट में ही देखने को मिलता है हम लोगों को। वो डेस्टिनी भी कुछ चीज़ होती है क्लाइंट, जो कि काउंट करती है। आप ही आप नहीं है वकील। देयर इज अ मैटर, यू हैव टू प्रिपेयर, डू योर बेस्ट, नो गारंटीज ऑफ द रिजल्ट, बट डेस्टिनी इन सम मैटर्स। कुछ वकीलों को ये भी बोलते सुना गया है कि यार मैटर तो बहुत अच्छा था, जज साहब जज लगता को है समझ नहीं मूड आई। अच्छा नहीं था, जज साहब लड़के आए थे घर से। आप तो पोलाइटली कह रहे हैं, हमें तो कई दफ़ा कहा जाता था कि लगता है जज साहब को समझ ही नहीं आया कि क्या है, इतना अच्छा केस था, ज़ीरो कर दिया उन्होंने। सो और यस, द नाइट बिफोर जज साहब को लगता है गुस्सा चढ़ा किसी पे, सुबह नाराज लगता है होते, लड़के आए घर से। तो फिर ये सब हो गया। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, वो तो चलो मजाक की बातें हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। कई दफ़ा एक छोटे से नुक्ता हो जो कि आपको छोटा लगता हो, वो पकड़ में आ जाता है जज के, और उसी पे केस चल पड़ता है। तो आप हर तरह से तैयारी करके जाएंगे तो वो छोटा वाला इशू भी आप उठा लेंगे, लेकिन अगर सरसरी तैयारी होगी, ऊपरी अंदरूनी नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं तो झटका लगेगा। एक चीज़ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करता हूँ कि मुझे लगता है कि जो भी आपके पॉइंट्स हैं उन्हें बड़े ही मतलब क्रिस्प, ज़्यादा लेंदी ना हो, उसको ड्राफ्टिंग में लेके आना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। बट नॉर्मली आजकल लॉयर्स को देखा जाता है अरे सब बातें नहीं लिखनी होती ना, कुछ आर्ग्यूमेंट के लिए छोड़ो, आर्ग्यूमेंट में कवर करें।
सो आपको क्या लगता है आई कहाँ तक थिंक मैं हमेशा यही कहती थी और कई दफ़ा मैंने वकीलों को ये कहना कि जब आप ग्राउंड्स ऑफ अपील ड्राफ्ट करते हैं आप भूल जाते हैं कि जजेस ने 85 फाइल पढ़नी है दिन में। आप सबसे अच्छा पॉइंट अपना कहीं नीचे दबा कर किसी लास्ट पॉइंट पे डाल दें तो आपको क्या लगेगा कि जज पढ़ पाएगा? जज ने इम्प्यून्ड ऑर्डर पढ़ना है एडमिशन की स्टेज पर। आप लिस्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेट्स और इवेंट्स पे तवज्जो दीजिए, उसको ठीक भारी बात। भरकम बनाइए, 2 पेज का पन्ना बनाइए जो जज पूरा तत्व केस का समझ ले। और तीसरा 3 ग्राउंड्स भी ऊपर लेके जाइए जो टॉप पे हुई, ये नहीं हुक को ऊपर लेकर आइए। Yes, कि ऑर्डर इज इररेलेवेंट इमटेरियल वाली जो ग्राउंड्स हैं जो कि बिल्कुल हैक नहीं रहे उनको एक तरफ करिए। 3-4 जो आपको लगता है असल के मुद्दे हैं उनको ऊपर लाइए। तो क्यों नहीं समझ आएगा जज? बिल्कुल समझ आएगा। और नोटिस के लिए उतना ही चाहिए होता है एडमिशन पर, उसके आगे तो Obviously, लड़ाई सास चलेगी। कभी बहू थी, he was It's also a always lawyer there. once. So we've all seen it. We've all grown with it. We must focus on the most important points. फिर उसको डेवलप करिए ना आर्ग्यूमेंट्स में, किसने रोका? बट पॉइंट तो लिखिए। कई दफ़ा हम पूछते हैं कहाँ लिखा है ये? बताइए Drafting तो। must cover all the aspects. Very important for young lawyers to realize that list of dates and events is your Bible and the draft of the grounds. The most important points. Just 2 or 3 are enough for notice. फिर चलाएंगे, उसका तो होगा नोटिस। अच्छा ये फिर ये तो हर तरह की ड्राफ्टिंग का विषय हो गया, Absolutely. चाहे आप रिट लेके जा रहे हैं, चाहे आप अपील लेके जा SLP रहे है, हैं। रिट है, ग्राउंड RFA है, FAO है, anything except a suit where unfortunately in today's generation of lawyers who have not been trained, I have actually seen grounds of appeal in plaints which is shocking to say the least. जिसने भी ओरिजिनल साइड प्रैक्टिस किया है उसको इतना पता होना चाहिए कि सूट की प्लीडिंग्स जो हैं क्रिस्प और शॉर्ट होती हैं, नरेटिव होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर उसमें ग्राउंड्स ऑफ अपील डाल दी तो रिट और सूट में अंतर क्या है? अगर यही नहीं समझा तो फिर प्रैक्टिस क्या करें? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके प्रैक्टिस के दौर में एक बार और चलते हैं, जो अक्सर दूसरी जो महिला लॉयर्स उनको जो सुनने को शायद मिलता हो जी कि ये पेशा तो मेल सेंट्रिक है, आपको कभी ये सुनने को नहीं मिला? बिल्कुल मिला, क्यों नहीं मिला? जिस पहले परिवार के कोई मित्र को माँ हमें लेके गई मिलने को कि बिटिया को ज्वाइन कराएं कि नहीं प्रैक्टिस, उन्होंने शुरुआत ही ये करके करी कि ये तो प्रैक्टिस है ही मेल्स की। आपको क्या लगता है बिटिया कैसे मैनेज करेगी? कुछ होगा नहीं, लगता नहीं मुझे कि कुछ होगा। I took it as a challenge, and I think that I had the support of my family, and God was kind enough, Prabhu की इच्छा से, that challenge was taken and I was able to meet it. Nothing is impossible is what we were taught as youngsters. डिस्क्रिमिनेशन जैसा कुछ फेस किया Yes, है? why not? The lack of confidence of a male client in a woman advocate, सबसे ज़्यादा वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आपके कलीग भी आपको अगर हल्के में लेंगे ये सोच कर कि मे बी शी इज़ नॉट रेडी, या ये लेडी लॉयर है तो शायद पास ओवर लेने आई है, तो हम उस चेंबर से थे। आज भी ये बिल्कुल। कंसेप्ट एग्जिस्ट करता तो है। हमें ये सिखाया गया था हमारे सीनियर से, मैं हूँ ना हूँ, फाइल में पूरी तैयारी करके जाना, और तुम उसको अगर जज इंसिस्ट करे तो आर्ग्यू लीड कर कर लेना। दो। तो ये कॉन्फिडेंस जो हमारे सीनियर्स ने हमें दिया कि मैं पीछे बैठा हूँ, मैं रिस्क लूँगा, तुम जाके आर्ग्यू कर लो, उस सीनियर्स को भी तो हमें ये बताना है कि उन बच्चों को ये मौका दो कि वो यंगस्टर्स जब कोर्ट में आए तो उन्हें पता है कि वापस जाके झाड़ ना हो कि तुमने केस को हरा दिया। तो हमारा फ़र्ज़ है एज जजेस और एडवोकेट्स का फ़र्ज़ है इन द प्रैक्टिस कि यंगस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए हम भी एज जजेस उनको थोड़ा लीवे दें। आई थिंक आई यूज़ टू बी प्रीटी जेनरस विद यंगस्टर्स फ्रॉम माई इन एज अ जज, बिकॉज मुझे भी पता था कि वो जर्नी मैंने भी करी है और मुझे पता है कितना मुश्किल है। कई दफ़ा अगर सीनियर फाइन नहीं देगा वो जूनियर क्या करेगा कोर्ट में आके? कुछ गिनी चुनी वुमेन लॉयर्स को अगर हम छोड़ दें तो आज भी क्लाइंट डरता है जी। वुमेन लॉयर्स उनको Confidence नहीं है। कॉन्फिडेंस को लेके बड़े सारे इश्यूज आते हैं, इसे कैसे टैकल करे? सी क्लाइंट अकेले कई हैं, एक तो है इंडिविजुअल क्लाइंट, एक है कॉरपोरेट सेक्टर जो कि आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा है, पहले इतना नहीं था चलन, बट नाउ इंडस्ट्री इज़ देयर, कॉरपोरेट सेक्टर इज़ देयर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। द कॉन्फिडेंस हैज़ टू कम फ्रॉम द लीगल ऑफिसर्स, फ्रॉम द डिपार्टमेंट हेड्स, दैट जो लेडी है इफ़ शी इज़ वेल गुड एंड वेल प्रिपेयर्ड,
don't hesitate to brief her. But the duty of that lawyer is, when they come to you, be equally ready with questions. Don't be frivolous, don't be casual, be business-like. When you are in court, you are doing a work which is to render justice as a lawyer. Assist the How institution. you carry yourself. Absolutely. It's equally important. You can't be casual, you have to be serious. और कई तकलीफ़ें आती हैं, हर इंसान को आती हैं. कोई बीमार है घर में, खुद तबीयत ख़राब है, परेशानियां हैं. Keep that behind you when you come to court. Your focus is your matter and the judge in front of you. बाकी सब भूल जाइए उस वक्त. अगर इतना तवज्जो रखेंगे, इतना फोकस होगा, तभी फल मिलेगा. Casualness will not help. You came in the profession 1984 Right? और हम लोग आज 2025 में बैठे हैं 2025. आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया है पेशे आया है, में आया है. लेडी लॉयर्स? बिल्कुल आया है. क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल अभी भी आया. एग्जिस्ट करता है. डिस्क्रिमिनेशन मेल लॉयर्स के बीच में भी होगा, विमेन लॉयर्स एंड मेल लॉयर्स का भी है, नो डाउट अबाउट इट, बट मे बी नॉट एज मच एज इट यूज्ड टू बी अर्लियर. बदलाव ये आया है, और ख़ास ये कि जब हम वकील बने थे तो मोस्ट ऑफ द यंग लॉयर्स विमेन वुड कम एज अ टाइड ओवर, कि अब शादी होने वाली है, अब प्रैक्टिस ज्वाइन कर ली है, थोड़ी देर में मैरिज होके निकल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है कि प्रैक्टिस कर पाएंगे. सो attrition rate of women was very high. वो निकल जाती थी. They couldn't get that opportunity to make a place for themselves. Very few were there. I can almost count it in my two hands, जो कि serious practitioners मानी जाती थी उस वक्त. और जो रही लंबे दौरान के लिए, whether after marriage or continued without getting married, that's a different matter. But the focus was there. आज women have good backing. I find it's very heartening. They are able to sustain themselves. They are able to make a mark. They are taken seriously But again, by they the are court handsome, also. that's it. Maybe ज़्यादा नहीं है. relatively more than before. And some budding youngsters, now what is happening is, कोर्ट अकेला नहीं रहा ना, लॉ फर्म्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, GCs हैं, all kind of avenues have opened to women, which has helped. प्रोफेशन में किंग तो लिटिगेशन ही है. Absolutely, क्योंकि वो perhaps डॉक्टर पांडे, क्योंकि आप भी लिटिगेशन लॉयर हैं, इसलिए आपको लगता है. जो लॉ फर्म में है वो अपनी जर्नी में खुश है. बट इन जनरल हमारे बिकॉज़ जैसों आपने को दोनों अच्छा चीजें लगता देखा है. है. Yes, a person like me can't think of surviving on a table with a maybe an agreement which I'm drafting 20 times over and is going through 30 drafts. आप जीसी हैं या आप लॉ फर्म में हैं, एज फार एज दी कंपनसेशन पार्ट इज कंसर्न, वो एक लिमिटेड एस्पेक्ट रहता है. है. बट जब आप लिटिगेशन में आते हैं सो You are a free bird. It's you and your world. फ्लाई एज मच एज And do as much as you want to. Get as much as you want to. Command a price if you are worth it. Any प्रोफेशन client अभी will भी give मेल it. सेंट्रिक है, ऐसा नहीं लगता आपको? It is. It will remain it. It has much more to do with culture, with जिसे हम संस्कार कहते हैं. जब तक वो नहीं आएगा घरों से, तो मेल डोमिनेटेड तो रहेगा. वो आई थिंक क्या आज भी लेडी लॉयर्स मर्सी पे हैं मेल लॉयर्स? not as much. I would not say that. Up to Yes, some there are extent? challenges. There are challenges because if a client has to choose between, say, a senior advocate, male and a female, I many times notice that they would rather lean towards a male if it's a commercial matter. हाँ, matrimonial matter हुआ, family dispute हुआ, they will still perhaps think of engaging a woman. We are talking about Perhaps. discrimination only. That's what I'm saying. That is discrimination, which I can see. But the opportunities are more. Now women have started to command for some time now, and the youngsters are much more hardworking, sincere, willing to work through the night, willing to go that extra mile, go out of the city with a client. All of those things were not there earlier. Those are also things which are making a difference. They are being taken seriously, but it is how you deal with it. After all, 40 साल पहले भी तो हम डील ही कर रहे थे. Avenues कम होंगे, but challenges तो वही थे. So it is how you deal with them and yourself. It works both ways. And of course, the judge, most important, क्योंकि वहाँ से भी bias होता था कई बार कि पता नहीं ये लड़की पेश हो रही है, ये क्या करेगी केस में, तैयारी में आई है कि नहीं, 4 सवाल पूछ लो. तो 4 सवाल पूछ के जब 5वें तक जवाब आ जाता था तो उनको पता लग जाता था कि यू आर सीरियस, यू मीन बिजनेस, एंड देन दे वुड रिस्पेक्ट यू फॉर इट. आपको हर टाइम जब आप कोर्ट में एंटर करते हैं, you are starting with a challenge to prove yourself as a woman lawyer. That I can tell you
has been happening, will continue to happen for a much longer time, unfortunately. The acceptance will take much longer. It has started, but I wish it would hasten. Jaldi ho, jald se jald ho. It should have finished by now, but it hasn't. You have mentioned very valid point about the judges review. Yes. That is very important aspect, because I would mention one incident of Justice Karol's court. उनको मैंने एक बार देखा और कई बार देखा, मल्टीपल ओकेजन्स मैंने उनको देखा कि वो यंग लॉयर्स को प्रेफरेबली जो लेडी लॉयर्स है उनको अमाइकस अपॉइंट कर देते हैं. सो दैट इज़ वेरी गुड आइडिया टू इनकरेज यंग मेंबर्स, स्पेसिफिकली लेडी लॉयर्स. मैं ये करती थी अपने कोर्ट में कि जब यंग से लॉयर आए और कहे कि मुझे पास ओवर दे दो, सीनियर इज़ बिजी इन अनदर कोर्ट, तो लड़की या लड़का कोई भी उनको टटोलना, फाइल पढ़ी थी, केस क्या है, कुछ पता है, कुछ तो कहते थे हाँ कुछ तो पढ़ा था, रात को फाइल मिली थी, सीनियर ने दी थी, कुछ कहते थे उन्होंने फाइल ही नहीं दी, डर के, बट सच्चाई थी फाइल नहीं दी सीनियर. एक गलत स्टेटमेंट मैटर गया तो हम हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में तो खास तौर पे फाइनल कोर्ट है, व्हाट टू डू. तो मेरा ये हमेशा रहता था कि मैं वर्चुअल फाइलें पढ़ती थी. आई वाज ऑन सॉफ्ट कॉपी, तो मैं कोर्ट मास्टर को कहती थी हार्ड कॉपी उनको दो, बच्चों पकड़ो, पीछे बैठो, कुछ पढ़ो, समझो, पास ओवर दे दिया. अगर सीनियर आएंगे भी तो वो साथ बैठेंगे, आप आर्ग्यू करेंगे. ऑर्डर पॉजिटिव होगा तो अटेंडेंस आपकी, डिसमिसल होगा तो सीनियर की. तो कोई डर नहीं होता था, उनको पता था कि नुकसान नहीं होगा. एंड सम ऑफ देम वर सो थरली प्रिपेयर्ड, दे वर सो गुड, इट वॉज सो नाइस टू सी देम आर्ग्यू. खुशी होती थी देखकर कि इस यंगस्टर को सुप्रीम कोर्ट में मौके कहाँ मिलते हैं. करेक्ट. स्टेक ही इतना हाई है, तो अगर मिल गया तो आपने अपना मार्क छोड़ दिया, लोगों ने देखा कि इस बच्चे ने. इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ आवर ड्यूटी एज जजेस टू डू इट. If we won't do it, how will we have a next generation of young lawyers who will be ready to become judges tomorrow? We need to encourage it. We owe it to the institution. मेरे विचार से इससे बड़ी कोई काम नहीं हो सकता कि नेक्स्ट जनरेशन को हम प्रमोट करके आगे लाएं. Correct. That's important. So, let's talk about your elevation. Yes. कैसा था ये एलिवेशन का एक्सपीरियंस? कैसा आपने, किस तरह से आपने ये न्यूज़ आप तक आई? So it was very, very unusual. Justice Karju was our Chief Justice in the Delhi High Court. I was at that time additional standing counsel for Delhi government, and doing my practice and doing a New Delhi Municipal Council की standing counsel रह चुकी थी, DDA की थी. I had a presence in court. I mean, I was recognized, but didn't know how much. किसको पता होता है yardstick क्या है. So I got a call from Justice Karju's PS. उसका नाम था प्रसाद. He was a very wonderful guy. उनको हमने देखा हुआ था इनकी जर्नी में भी, यंग लॉयर्स से ऊपर तक. He was an OST to the chief. फोन आया प्रसाद का, मैम where are you? It was in December. I said I am somewhere in the shopping with my sister. Maybe we had gone to Connaught Place or something, holiday time. Correct. And he said, how a chief is calling you? How about? I said, are you serious? I'm not in uniform. Where's the question of chief calling me? How much time now? I said, now means can I go home? Change into my... I said, no time. For the first time, perhaps, I actually went casually dressed inside the court premises to meet the chief blank. Why is he calling me? And he came in and said, हाँ भाई तुम तो बच्ची सी लग रही हो, but I'm told you're good, so we want to invite you to the bench. And I think I had never thought something like that could come my way. So I was stunned. मन में क्या था आपके, क्यों बुलाया होगा जस्टिस कार्जू ने? वरिंग कोई मैटर होगा जिसमें कोई ऐसा सा ऑर्डर हो गया, गलती हो गई, कोई डिपार्टमेंट ने कुछ कर लिया, तो फायर फाइटिंग करने के लिए बुला रहे हैं. So I told my sister, we were both driving down from Connaught Place. I said, you sit in the car and I'll go up and come down. I came back and sat in the car. She said, what happened? So I said, let's go home now. I need to tell both of Mama and you together. And that is how I broke the news to them. And they were pretty calm and collected, particularly my mother. She says, your call. I don't know anything about judgeship. You know better. कैसे किया आपने? So I said, I need to think about it. So he said, you don't have much time, this Chief Justice. Come back to me by Monday. Today is a Saturday. Monday को आके बता दो. So in two minds, not sure, then thought about it, talked to my mother and said, I've seen 3 seniors who become judges. And it seems that I will be able to do a service to the institution if I go that way. So they said, it's your call.
नो वी आर नॉट फोर्सिंग यू, करना है करो, नहीं करना तुम्हारी इच्छा। हमने ना कहा था कि तुम वकालत में फोर्स करा था ना यहाँ। इफ़ यू हैव रीच्ड हियर एंड यू थिंक इट्स वर्थ इट, यू नो अबाउट योर जर्नी, वी डोंट, गो अहेड। सो मंडे वेंट एंड गिव माई कंसेंट। उस वक्त इतना टाइम नहीं लगता था कि फाइलें सालों साल कई दफ़ा फंस जाती हैं जैसे। फील क्या हो रहा था? टेम्पटिंग फील हो रहा था? नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई थिंक इट वॉज अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। ऐसा लगता था कि इतना हैवी बर्डन आप पे कास्ट होगा तो विल यू बी एबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन? नर्वसनेस? Yes, absolutely nervousness. Nervousness to the point when I was made to sit with Justice Mukundakam Sharma as my first bench partner. He was J2. And oath के बाद family is there to watch you. वो आते हैं, अटेंड करते हैं ओथ, तो कोर्ट में आप बैठेंगे तो रात भर तो फाइलें पढ़ते रहे, कोई होश ही नहीं थी कि फाइलों के आगे भी क्या है। तो डॉक्टर शर्मा के साथ पूरी तैयारी में, अब डॉक्टर शर्मा वॉज नोन टू बी अ वेरी मेटिकुलस जज and he could be very short tempered if the lawyer would be unprepared or something. तो हमको पता था उनका स्वभाव। अब उन्हीं के साथ बैठना है तो और नर्वस। और उनको आपने पहले एड्रेस किया था? You have been You knew his appearing in temperament? his courts, you knew his temperament. So I was prepared but very wary of saying anything. तो डॉक्टर साहब को हमने एक दो मैटर्स में कहा, सर ये वाला पॉइंट, सर वो वाला। तो he said, Hima, your whole family is sitting in the back row. Why don't you look at them and ask a question to the lawyer? उनको भी तो पता लगे कि तुम तैयारी में आई हो। It was such a nice thing for him to say, just to make me comfortable. And true enough, you know, your senior permits you that space. आप encouraged feel करते हो क्योंकि वो आपको encouragement देते हैं। जब आप J1, J2 के साथ बैठते हैं तो they are big senior judges before whom you are appearing. You can't take that light. इमोशनल ऑल्सो, कि अभी तक तो यहाँ पर खड़े होकर बस बहस करती थी। More nervous that. And then he told me after making me sit in the chamber, look, you are not to argue the matter, don't read the whole file like that. Leave some space for the lawyer to argue and tell you their points. आपको इतनी thorough preparedness की ज़रूरत नहीं है। वो हमें बाद में समझ आया कि फ़ाइल को बैक टू बैक नहीं पढ़ना होता, कौन से मुद्दे हैं जो निकालने हैं। But that experience teaches. I had good teachers. जज बनने के बाद वो कौन से डिसीजन से जिन्होंने सबसे ज़्यादा आपको परेशान किया, उलझा के रखा? See, commercial matters are routine. There may be any high volume matters, thousands of crores. They are cut and dried matters which fall within the Strictly you have parameters to of follow law. the principle. But matters relating to family disputes, Correct. children, husband and wife, parents and children, those are matters where you really get exhausted emotionally, which really takes a toll on you. बिकॉज आपने उनके मुद्दों को सुलझाना है, जजमेंट देना ज़रूरी नहीं है। फील होता है बहुत दफ़ा यू स्लिप विद दोस। उधर खड़ा जो क्लाइंट है उसको ये लगता है कि जज को बिल्कुल परवाह नहीं है। नहीं, उनको लगता है ये हमारा काम है कि उनको ये दर्शाना नहीं, उनको फील लगता है। बट आपको पता है अंदर क्या हो रहा है, कितना अंतर्द्वंद है। वो बच्चे आए हुए हैं कोर्ट में, छोटे छोटे बच्चों को कोर्ट कचहरी देखना किसको अच्छा लगेगा? लीस्ट ऑफ ऑल लव्स। बट कई दफ़ा पेरेंट्स ही लेके आते थे, हम कई दफ़ा कहते भी हैं बच्चों को कोर्ट में मत लाइए। हमने बुलाया हो तो और बात है, समझने को कि बच्चे का रुझान क्या है। पर्टिकुलरली केसेस वेयर पेरेंट्स आर लिविंग सेपरेटली, विजिटेशन राइट्स, गार्डियनशिप, उसमें तो ज़रूरी है कि एक स्टेज पे जाके कोर्ट बच्चों को बुला के उनसे बातचीत करे। ठीक बात। पर जब तक हम पर आते हैं वो 2-3 दफ़ा नीचे की कोर्टों में पेश हो चुके हैं वो बच्चे, उन पे इम्पैक्ट काफ़ी होता है इस माहौल का, जो कि देखने और सुनने में फ़र्क है। घबराए हुए आते हैं, डरे हुए आते हैं। कोर्ट का माहौल आसान नहीं है, एडल्ट्स के लिए आसान नहीं होता, तो बच्चों के लिए। एक जज कैसा फील करता है जब पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और आपको ये पता है कि एक मैरिज इंस्टीट्यूशन, एब्सोल्यूट, ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन कोलैप्स होने पे है, पत्नी आरोप लगा रही है, पति आरोप लगा रहा है, एक जज के मन में क्या कुछ चल रहा होता है? देखिए, केस टू केस होता है। उस वक्त भी आदमी कोशिश तो सुलझाने की करता है, क्योंकि फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ कि उनको जुड़ाव में रखिए, उनको जोड़िए, कोशिश करिए कि फैमिलीज़ अलग ना हो। बट कई ऐसे मैटर होते हैं जिसमें दिख रहा होता है कि ये नहीं चलेगा, हालात इस तरह है कि ये संभव ही नहीं कि उनको आगे इकट्ठे प्रेशराइज करेंगे, पति सुसाइड कर ले या पत्नी कर ले, कोई एक्सट्रीम स्टेप ले ले, इट्स नॉट पॉसिबल। और कई रिलेशनशिप्स में बच्चों की भी लाइंस डिवाइड हुई होती हैं, क्योंकि माँ बाप की लड़ाई उन तक पहुँच चुकी होती है। सो इट्स नॉट ईजी। जो तो छोटे बच्चे हों तो उनके लिए
और इमोशनल प्रॉब्लम, बिकॉज दे लव देयर पेरेंट्स। कौन बच्चा चाहेगा कि माँ और फादर दोनों उनकी लाइफ में ना हो? आफ्टर ऑल हर एक चाहता है कि पिता भी हो और माँ भी हो। सो देयर इज़ ऑलवेज दैट चैलेंज। हाँ, ये रहता था कि जब हम चेंबर में बुलाते थे, मेरी आदत थी कि चेंबर में मेरे ड्रॉर में हमेशा स्वीट ड्रॉप्स रहती कि बच्चा आए तो पहले ब्रेक द आइस, मेक द चाइल्ड सिट सेपरेटली, ऑफर अ लिटिल बिट ऑफ अ स्वीट ड्रॉप, मेक हिम और हर फील कंफर्टेबल विदाउट द पेरेंट्स। कुछ समझो उनसे कि उनका क्या रुझान है, उनको क्या लगता है, फिर आगे चलो। और ये तो हमने सुप्रीम कोर्ट तक भी किया। मैं और जस्टिस अमानुल्लाह थे या जो भी जज थे, हम लोगों ने मिलके कई ऐसे मैटर्स में बच्चों को बुलाकर, और कई दफ़ा लैंग्वेज इशू होता है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में तो भाषा हिंदी है, आप समझ लेंगे। बच्चा आया हुआ है मानिए साउथ से या असम से, या उसको लैंग्वेज की भी इशू है, तो कई दफ़ा हम लॉयर्स को बुलाते थे बाहर से कि भाई ये हमको चाहिए ओरिया स्पीकिंग लॉयर और समबडी हु नोज द लोकल लैंग्वेज। बच्चे को बताओ हम क्या कह रहे हैं ताकि उसको समझ आए। उसको इंग्लिश भी नहीं पूरी तरह से समझ, तो वो बताएगा क्या हमें। सो देयर आर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप वापस जाते हैं तो मन में वो लेके चलते हैं, जो उलझने हैं दिन की, वो आपके साथ चलते हैं। एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल की बात करें तो ऐसा कहा जाता है, आई मे और आई मे नॉट एग्री विद दिस, बट प्रिंसिपली ऐसा कहा जाता है कि डे वन से जो मैटर होता है, कोई भी शिकायत मोस्टली कि सास ने मारा है, बीवी ने आरोप लगाया है, या बॉयफ्रेंड ने चीट किया है, इस टाइप के मैटर, या इस तरह से मिलते जुलते कोई मैटर हो, लॉयर हो या पुलिस हो, डे वन से वो मैटर समझते हैं अंदर क्या चल रहा है, अनलेस कंट्रेरी प्रूफ। क्या जज के साथ भी ऐसा होता है? काफ़ी हद तक। डे वन से जज को आइडिया होता है क्या हो रहा है? एक दो हियरिंग्स में, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट में, देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं कर रही अभी, तो हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट में आता है तो फैमिली कोर्ट से उठते उठते 2-3 दफ़ा वो इंटरिम ऑर्डर्स के बेसिस पे ऑर्डर रिकॉर्ड पे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो 4 ऑर्डर तो आ ही जाते हैं जब तक आपके पास आता है मैटर। तो आपको बाय एंड लार्ज फेयर आइडिया होता है कि मैटर में क्या है। फिर भी चेष्टा होती है कि किसी तरह से सुलझ जाए। क्यों? क्योंकि जो फैमिली कोर्ट की इंस्पिरेशन है, ऑब्जेक्ट है, इज़ नॉट टू गिव अ जजमेंट but to try and reconciliate the dispute. So every effort that you can make should be made at every stage. Don't give it up. Maybe final court में उनको पता है, साफ सुथरा दिख रहा है अब दोनों पार्टीज को कि कहाँ वो खड़े हैं। कई दफ़ा उस स्टेज पे आके भी सुलझ जाते हैं मैटर, ऐसी बात नहीं। जस्टिस कोहली, आपने बड़े सेंसिटिव मैटर्स किए हैं। ज़रूर आपके सामने कई बार, बार हर बार ये मौका आया होगा जब दिल कुछ और कह रहा है, कानून कुछ और कह रहा है। इसका सामंजस्य कैसे बनाया आपने, कैसे बैठाया? तो फिर अंतर्द्वंद तो चलता है मन में। पता है कि लिमिटेशंस हैं किसी पर्टिकुलर केस में, और लॉ इज अगेंस्ट अ पार्टी कंप्लीटली। आपको ये भी पता है। all the texts We have- to render the justice. we have कानून और करुणा का जो समीकरण है वो कैसे वो बैठाया? ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप इंटरप्रेट करेंगे बुकिश लैंग्वेज में लॉ को, तो उसको एक्सपैंड कैसे करेंगे? जब आपके पास वो पावर है इन हाई कोर्ट, इन द रिट जुरिस्डिक्शन, मैं सूट की बात नहीं कर रही, इन सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स आर देयर इन यू, उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप उसको इस प्रकार से प्रयोग करें कि यू कैन इंटरप्रेट इट लिबरली enough to be able to render true justice. What we call is true, wholesome justice to both the parties. If you miss that opportunity, the parties have lost the case. So as a judge, बहुत ज़रूरी है कि आप गहराई में जाइए, आप उस लॉ को, उस काले अक्षरों को इस तरह से इंटरप्रेट कर पाएँ कि वो एक्सपेंसिवली हो, जहाँ पे आपको लगता है जस्टिस रेंडर करने का वही ज़रिया है। Because you have that power in the Supreme Court, which you don't have as a High Court judge. When you have reached there, you must be able to do that, go that extra mile. कुछ वो करें जो कि beyond the book हो. You have to think out of the box sometimes. बहुत ज़रूरी है, और वो एक्सपीरियंस सिखाता है आपकी इतने सालों के जो पढ़े गुड़े हुए हैं वकालत में, फिर जजी में, जब तक वहाँ तक पहुँचते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सब आपने देखा हुआ होता है। अब उसको तभी भी इंटरप्रेट नहीं किया तो फिर क्या किया? जब एक जज कोई फैसला सुनाता है जी, समाज उसे अपने तरीके से देखता है। जी, किसी फैसले की तारीफ होती है, किसी फैसले की तारीफ नहीं होती है या कम होती है। बिल्कुल। एक जज इसे कैसे देखते, क्योंकि जज भी समाज का ही हिस्सा है। क्या वो उसको किस तरह से उसको वो कंसीव करता है, करता भी है या नहीं करता है?
देखिए और आगे के जजमेंट्स में उसका कितना असर पड़ता है या नहीं पड़ता? आज सोशल मीडिया का ज़माना है, नो डाउट, और बहुत ज़्यादा है। जब हमने शुरुआत में जर्नी शुरू की जजी की तब इतना नहीं था। तब डिसीजंस पेपर में भी छपते थे तो कहा जाता था ये दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय है। ये नहीं कहा जाता था कि फला जज के कोर्ट का निर्णय है, जो आजकल प्रेस या मीडिया उसको कोट करके जज को, कई दफ़ा जज की फ़ोटो भी लग जाती है, जो कि पहले हम गुमनाम थे काफ़ी हद तक, क्योंकि इतना प्रेस में चलन नहीं ये था। रिस्की भी है। इट्स अ बिग रिस्क। तो इंस्टीट्यूशन का डिसीजन तो फाइन है, दिल्ली हाई कोर्ट का है, पटना हाई कोर्ट का है, किसी भी हाई कोर्ट का है, दैट्स अ कोर्ट्स डिसीजन। कोर्ट्स डिसीजन। जब आप नाम लेते हैं एक्स बेंच का है, ऑफ दिस कोर्ट, तो वो आप पर फिर पूरी सुई घूमती है। सोशल मीडिया में कुछ भी हो रहा, वो जज का पर्टिकुलर उसका क्या रिलीजन है, वो क्या Everything. बैकग्राउंड है, एवरीथिंग, उसको भी नहीं पता होगा, उसमें ऐसी ऐसी चीजें मिक्स करके वो लोग ले आते तो फिर वो दिक्कत है। उससे हम कहते हैं कि आई फील कि थोड़ा पल्स ऑफ सोसाइटी को जानना जज के लिए ज़रूरी है। वो दिन ज़माने गए कि आप आइवरी टावर में बैठ के डिसाइड करेंगे कि केस में क्या डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ बिफोर यू एंड द बुक्स। यू हैव टू थिंक बियॉन्ड इट, यू हैव टू बी कनेक्टेड कि आपके आसपास क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या रियलिटीज़ है, थोड़ा उसका भी उसको नज़र में रखना ज़रूरी है। नहीं तो आप किस तरह जस्टिस रेंडर करेंगे, सोसाइटी में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं, आप अपनी दुनिया में हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। बट एट द सेम टाइम I was always out from social media. There were no accounts that I've ever maintained. I don't follow my judgments. कि मैंने ये किया तो फिर अपीलेट कोर्ट ने क्या किया, उसको टर्न अराउंड करके उसको डिसमिस, अपील को अलाउ कर दिया, जजमेंट सेटिसाइड हो गई, या उसके बाद मेरे डिसीजन को अपहोल्ड कर दिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं, अगर वो करेंगे तो फिर तो आप हमेशा ही परेशान रहेंगे कि मैंने अब ये क्या किया जिसमें ये गलती निकाल दी। देखिए, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्यू। जज बनने के बाद भी एक वकील अंदर जिंदा रहा। वकील तो हमेशा रहेगा, वकील कैसे मर सकता है? आफ्टर ऑल वो तो हमारी नर्सरी है जहाँ से हम बड़े हुए हैं, और अगर वो नर्सरी के डेज ही भूल जाएंगे तो फिर जज ही क्या करेंगे? जज जो है वापस भी सिस्टम में आता है तो फिर उसका जो वकालत है वो हमेशा वहीं रहती है जहाँ। क्यों? क्योंकि वो दोबारा उसके अंदर का वकील जिंदा हो जाता है। ऑलवेज, एंड दैट इज़ वाई यू विल सी कि कई हाई कोर्ट के जजेस वापस प्रैक्टिस में जाते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे बार है, हम कहीं नहीं पेश हो सकते, हमारी प्रैक्टिस की कहानी ख़त्म। वी कैन डू अदर थिंग्स बट वी कांट अपीयर इन एनी कोर्ट। बट यू हैव सीन कितने वकील हैं जो आज की डेट to appear inside somewhere. the urge to Yes. the urge to be able to appear, that high that you get on facing the court, on dealing with issues. I think the only moment of remorse was that the uniform will not be worn again after you demit office. That's the only thing, because you've only lived in blacks and whites all your life. आपने काले सफ़ेद से आगे तो कुछ देखा ही नहीं वकालत में, तो वो आपका हिस्सा बन जाता है। It becomes different. आपको कभी इस बात से फ़र्क पड़ता है कि अदालत के चार दीवारी के अंदर की जो सच्चाई है वो बाहर से काफ़ी कुछ अलग होती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई दफ़ा आपको जो दर्शाया जाता है वो सच्चाई से बहुत दूर होता है। ये ख़ास तौर पे क्रिमिनल साइड में जहाँ पर इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं क्राइम के कि जो दर्शाया जा रहा है, या प्रोसिक्यूशन ने केस सेटअप किया, इट्स अ स्टेट केस, और डिफेंस है तो एक्यूज्ड का है, जो विक्टिम है वो आपके सामने नहीं है। नॉर्मली विक्टिम्स कहाँ पेश होते हैं या कहाँ रिप्रेजेंट? बहुत कम केसेस हैं जहाँ विक्टिम्स खुद या उनके परिवार, अगर मर्डर का केस है तो उनकी फैमिली, बट उनको भी तो उतना ही पता है इन ऑफेंस का। तो सच्चाई उन केसेस से निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत गहराई पे जाना पड़ता है, एंड दैट इज़ वाई फोरेंसिक एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सच केसेस। उसकी जितनी इम्पोर्टेंस मैं कहूँ उतनी प्रोसिक्यूशन को अभी तक इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं कोर्ट को होता कि प्रोसिक्यूशन ने हर पहलू को आजमाया, देखा कि नहीं देखा, और वो इनिशियल स्टेजेस का फोरेंसिक एविडेंस जिसमें आप इंश्योर करें कि ब्लड जो रिपोर्ट्स हैं वो टाइम से गई, और ऑटोप्सी ठीक हुई कि नहीं हुई, क्या रिपोर्टें आई, किस तरह गुड्स को सीज़ किया गया, उनको कैसे संभाला गया, माल खाने में क्या हो रहा है। अगर जज को ही नहीं पता लगेगा ये सब, तो वो क्या फैक्ट्स पे अकेले पे थोड़ी जाएगा। इट्स अ केस ऑफ एविडेंस। और आप कहते हैं अंतर्द्वंद, तो आदमी को मन में भी अगर लग रहा हो कि इसमें केस में कुछ नहीं है, शायद एक्यूज की फेवर में
प्रोसिक्यूशन ने कुछ केस अक्यूज के अगेंस्ट बिल्ड नहीं किया, you have to go deep into the file to be able to pull out the evidence yourself to satisfy your conscience कि अन्याय तो नहीं हो रहा आपके हाथ से, और फिर भी क्या पता जाने अनजाने हुआ हो। अन्याय, इनजस्टिस से मुझे याद आया कि आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, आई एम श्योर, कि कानून तो ये कहता है, पर क्या ये जस्टिस होगा? जब ये लॉक आता है एक तरह का, कैसे डील करता है एक जज इससे, या आपने कैसे जस्टिस कोहली से डील किया? जरूर ये आया होगा, आते ही डेड एंड देता है लॉ, ये तो लॉ तो ऐसा ही है, इसको ऐसे कर दीजिए। यू मोल्ड द रिलीफ। अगर आपने मोल्ड करना है तो आप स्वेच्छा से मोल्ड करिए, आप नुक्ते निकालिए, वकील ने जो मेहनत की है उसके अलावा आप मेहनत करिए, आप केस लॉ ढूंढिए, आप कन्फ्रंट करिए पार्टीज़ को कि ये भी हो सकता था या ये सिचुएशन में ऐसा भी, बट इसके लिए आपको मेहनत करनी। समटाइम्स, एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, कई दफ़ा होता है कि वकील वो पॉइंट्स नहीं लाते और दे टेक द केस वेरी अंडर प्रिपेयर्ड रहते हैं, तो फिर किस पे अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जस्टिस रेंडर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप पर है एज ए जज, उसको तो आप शर्त नहीं करेंगे ना। तो आप मेहनत करिए, आप ढूंढिए, आप कोशिश करें कि किस तरह मैं इस केस में उस पॉइंट पे पहुंचूं जहां निश्चय इस प्रकार का हो जो ठीक है, और जो अभी बैक नहीं हो रहा, विच हैज़ नो लीगल बैकिंग, वेयर द टेक्स्ट इज़ नॉट मैचिंग द reality of a case. So many times you have to go beyond that book, and it happens all the time, particularly education matters जी, जहाँ बच्चों के करियर्स एट स्टेक होते हैं, और जहाँ आपको पता है कि ये रूल है भाई कि ये कट ऑफ है, इसके आगे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको अगर आप लेट अप्लाई करते हैं तो ये कट ऑफ है, इसके आगे नथिंग इज़ पॉसिबल। लास्ट डेट है, उसके आगे बच्चे ने किया तो क्या करेंगे? या अटेंडेंस फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ बिग चैलेंज ना। बच्चे कई दफ़ा स्टूडेंट्स अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट करते, आपको दिख रहा है कि उसका 1 साल जाएगा जी, अगर आप उसको परमिट नहीं करेंगे एग्ज़ाम में बैठने को, बट यू कांट ट्विक द लॉ फॉर दैट, करेक्ट, बिकॉज अगर आप एक केस में करेंगे तो सब केसेस में सब में करना है। वो संभव नहीं है, इसलिए वो एक्सेप्शन। बट कोई एक्सेप्शनल केस हो, कोई साइटलेस हो, कोई अदरवाइज एबल्ड हो, जिसको वो ज़रूरत है बैकिंग की, जिससे उसका करियर आगे चले, तो ये जज का फ़र्ज़ है कि वो रास्ता ढूंढ के उसको आगे चलाए। जज की बात कर लेते हैं कि अगर एक जज को अपनी जुडिशियल जर्नी को समअप करना हो तो उसे कैसे, मतलब वो कहे कि मैंने जस्टिस किया या मैंने लोगों को सुना? मेरे विचार से दोनों एक ही नज़रिए से देखे जाएंगे। मैंने लोगों को सुनकर जस्टिस करी, मैंने सुना भी और मैंने जस्टिस भी की। ये हो ही नहीं सकता कि आप सुने और जस्टिस ना करें, और आप सुने और उसके आप जस्टिस करें और उन्हें सुने ना। ये तो आई थिंक एक ही क्या कहेंगे, एक कॉइन के दोनों पहलू है कि एक ही सिक्के के, कि आप सुनेंगे भी और आप जस्टिस करें। मेरा इसमें एक विचार है कि ठीक है, हम लोग हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, बट जो जेनेसिस ऑफ लिटिगेशन मेजरली वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आता है। द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को इस लायक छोड़ा है कि वो लोगों को सुन पाएं? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जिस तरह का वर्क प्रेशर उनके ऊपर है, इंस्टीट्यूशन उनको डिटॉक्स के लिए कोई ब्रीदर नहीं देता। एक दिन में 50-50, 60-60 मैटर्स उनके सामने लग रहे हैं। सो उनको हमने क्या वास्तव में जज रहने दिया या सिंपली फाइल क्लियरिंग क्लर्क बना के रख दिया? देखिए, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस पे तो जितना प्रेशर है उसकी तो दो राय है ही नहीं। नोबडी कैन मीट दैट चैलेंज बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ द फेस ऑफ, आई ऑलवेज से, मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ द फेस ऑफ द जुडिशरी। कितने लोग हैं जो हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं, उनकी रीच ही नहीं होती, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली संभव नहीं है। वहीं पे जाकर उनकी जो जर्नी है ख़त्म हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट को तो फिर आगे आप लेके एक और लेवल पे जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वो भी कौन से जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, द लोएस्ट व्हाट वी कॉल रंग ऑफ जुडिशरी,
is the face of the Judicial court. magistrate in charge. Yes, and that's a very powerful position. Absolutely. We all know it. Sometimes we always would say laughingly, हम भी वो नहीं कर सकते as High Court or Supreme Court judges as they have that power. Justice Kohli, I will not mention the name of the state, but मैंने ऐसे देखा है कि एसी और पंखा तो छोड़ दीजिए, उनको 10 वाट के बल्ब में जस्टिस रेंडर करना पड़ रहा है। बहुत अफसोस की बात। कैसे सुनेंगे, और कैसे करेंगे? इसके लिए हम अपने इंस्टीट्यूशन को भी I would और say वो blame उस कंडीशन में बैठ के मर्डर जैसे मैटर का ट्रायल कर रहे हैं। जी जी क्वालिटी ऑफ जस्टिस हैम्पर नहीं हो रहा है? हैम्पर हो रहा है और कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, जिसके लिए दो मुद्दे हैं। एक कि हम लोग एज जजेस ऑफ वेरियस स्टेट हाई कोर्ट्स जो चीफ जस्टिस हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करें। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ अ चीफ जस्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ चीफ जस्टिस। अगर वो नहीं करेंगे तो आगे कैसे गाड़ी बढ़ेगी? और उसके लिए अगर हमको एग्जेक्टिव के साथ डील करना है तो ये हमारा फ़र्ज़ है। अब ये सोचें कि आप डील नहीं करेंगे अपनी स्टेट के सीएम से या फाइनेंस मिनिस्टर से, तो आप किस दुनिया में बैठे? संभव नहीं है कि आप उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर लेने के लिए बात ना करें। आप किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, आप अपनी इंस्टीट्यूशन को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई आई से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जजेस हु गो फ्रॉम बिकमिंग puny judges to chief justices, the learning experience of how to run a court is very important. Unfortunately, it is not utilized so much in the Supreme Court. Most of us at a particular point were only judges who were selected from the pool of chief justices. Correct. That has got diluted now. You have seen over the last few years, Correct. it has got diluted. Now puny judges are being picked up who may not be chief justices. Correct. But the experience that a chief justice carries is for this reason. कि वो व्यक्ति जो जज है, वो आप जैसे कह रहे हैं कि एक बल्ब में पंखे के बिना बैठा कोर्ट होल्ड कर रहा या कर रही है, उसकी वो कंपल्शन है और उसको ऑप्शन नहीं है। तो ये तो हमारा फ़र्ज़ है ना एज अ हायर जुडिशरी टू इंश्योर दैट दे आर गिवन ऑल द फैसिलिटीज़। मुझे लगता है स्टेट टू स्टेट भी फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा। दिल्ली वॉज लकी। दिल्ली इज़ लकी। वी हैड नेवर एनी रिसोर्स प्रॉब्लम्स। व्हेन आई वेंट टू तेलंगाना, that was a new court. As a chief justice I discovered court तो बहुत बड़ी है क्योंकि हैदराबाद maintained the seat of the court. Andhra had to set up their own high court, but it was a young court, a court that had split from the parent state to independence in only 2019. From 2014 partition of the two states to 19 it was a unified court, ठीक बात। though the administration had split. From 2019 this journey started, so there was not much of precedence. But as a judge from my court of Delhi, where I had the experience having become J1 over the years, to see कि कैसे हैंडल करना है, बुलाना है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, वेरियस डिपार्टमेंट्स को तो बुलाइए, PWD को बुलाइए, उनसे मीटिंग करिए। तो वही हमने वहाँ आजमाया कि सीएम के साथ मीटिंग्स करी, अपने रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, ऑल द टीम, सेक्रेटरी लॉ को लेके, अपने J1 को लेके, ताकि फाइनेंसेस हों। और जब उनको समझ आता है तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, बट कुछ स्टेट्स आर, shall I say, notorious for not listening to, for not giving enough funds, when there are others who understand and are fairly supportive also, because they also know कि ultimately कौन सफ़र करेगा? कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी है इंस्टीट्यूशन के जी साथ। बिल्कुल है। जो ड्यू रिगार्ड या ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो मिसिंग है। शायद ये भी कारण है जो ये कंडीशन इतनी ख़राब है। I think it's not a question of due regard. Perhaps if you were to ask me, I think it's a question of breakdown of conversation. बातचीत थोड़ी बंद हो गई या डिस्टेंस हो गए, दोनों तरफ से थोड़ा मनमुटाव हो गया, क्योंकि पर्टिकुलर नज़रिया रहता है। देखिए, जज किसी का के लिए कोई फेवर तो नहीं करेगा ना, वो तो कोर्ट में जजमेंट ही देगा जैसे भी देनी है। Why I say so? दिल्ली में अगर एक बड़ा आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ मैं, दिल्ली में अगर कंसर्न आईओ को एक या दो बार में नहीं आते तो दोबारा जज डज नॉट गिव इवन अ सेकंड थॉट एंड ही इशूज NBW और मे बी बेलेबल बेलेबल वारंट्स आर इशूड। फॉलोड बाय दूसरे स्टेट्स में ये बहुत कम या शायद नहीं देखने को मिलता। बड़े गिने चुने हैं कि वो डेट पे डेट लेता जा रहा है ऑफिसर और डेट पे डेट दी जा रही है ऑन द कॉस्ट ऑफ द लिटिगेशन। सो आई हैड दिस डिफ़िकल्टी इन तेलंगाना व्हेन आई फाउंड कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ऑफिस जो है उसमें अपॉइंटमेंट्स ही नहीं हो रही।
अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पीपी का ऑफिस ही काम नहीं करेगा तो क्रिमिनल जस्टिस क्या होगी? वहाँ पे वकील ही नहीं है स्टेट को डिफेंड करने के लिए. सो व्हेन एंड दैट इज़ हाउ यू पिक अप मैटर्स. सो इट वाज अ PIL ऑफ सॉर्ट्स दैट वाज गोइंग ऑन. उसको हमने उस पॉइंट तक चलाया कि पीपी के ऑफिस में पीपी भी अपॉइंट हुए, उनके अपॉइंटमेंट्स के बाद उनके टर्म्स कंडीशन सेटल हुए और वो सब हुआ जो कुछ देर से लटका पटका था. क्यों? क्योंकि जो जजेस थे वो कहते थे हम डिस्पोजल कैसे करें. हम देख रहे थे डिस्पोजल घटता जा रहा था, पेंडेंसी बढ़ती जा रही थी. सवाल जवाब करे तो समझ आया क्यों? क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस में कोई है ही नहीं सपोर्ट करने को. पीपी पेश ही नहीं हो रहा. एक पीपी 3 कोर्ट्स के लिए अपॉइंट हो गया. ये वाली बातें और ये वाले मुद्दे समझ के आगे बढ़ाने से वार्तालाप हो, बातचीत आगे बढ़ेगी. ठीक है. जस्टिस कोहली, मेरा एक कंसर्न और भी आ जाता है जब हम लोग लेडी लॉयर्स की बात करते हैं. जी. क्या हर सुनवाई से पहले एक लेडी लॉयर को काबिल होने का या अपनी काबिलियत का सबूत देना पड़ता है? बिल्कुल. ये क्यों? ये हर स्टेज पे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एक नहीं होता, कई होते हैं और चलते रहते हैं. आपकी ज़िंदगी में ये चैलेंज लेडी लॉयर तक नहीं, लेडी जज तक भी रहता है. लेट मी करेक्ट यू डॉक्टर पांडे, इट डजंट स्टॉप व्हेन यू बिकम अ जज. इट जस्ट कीप्स मूविंग फ्रॉम वन स्पेस टू द अदर. जब आप लेडी लॉयर होते हैं तो आपके चैलेंजेस रोज़ होते हैं. एवरी डे थ्रोज अ न्यू चैलेंज एट यू. कई दफ़ा आपके खुद के डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो आपको चैलेंज करते हैं कि आर यू ऑल राइट, कैन यू डिलीवर, और शुड बी लुक फॉर अ मेल पैनल लॉयर. होता है इनडायरेक्ट वे, इनडायरेक्टली समझ तो सब आ जाता है. इनडायरेक्ट डायरेक्ट कुछ भी समझ आ जाता है कि आपको कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है जब तक वो आपको कोर्ट में परफॉर्म करते नहीं देखते. वंस यू हैव बीन एबल टू ब्रेक दैट बैरियर, then you call the shots, and that's important when it comes to a government department. When it's a private client, वो खुद चल के आया आप पे. जब वो आप पे आता है तो पहली दफ़ा तो रेफरेंस से आएगा, and that's not true for only a woman, it's equally true for a man. दूसरी दफ़ा अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे अपना काम तो वो नहीं आएगा. ये सच्चाई है, आपको भी पता है, मुझे. वो कोई भी फीस कोई भी हो, कोई भी क्लाइंट इस तरह का नहीं है कि दूसरी दफ़ा आएगा वो कहेगा गलती करिए. डायस पे काबिलियत तो आपको साबित करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी की भी फैमिली से आ रहे हो या आपका कोई भी बैकग्राउंड. You have to. There is no choice in the matter. You have to do that. Only thing is, when you're a woman, the challenge is not just from the judge, your colleague, those जो आपके पीछे बैठे वकील आपको देख रहे हैं और 50 आंखें तो लगी रहती हैं. बिल्कुल. ठीक. तो आपके लिए तो ये स्टेज है. It's a kind of a place where everybody is watching you. It's a daily audience, a different audience. It's a stage. You Absolutely, have it's a stage. You have to, and are they theatrics? And you are the showman. There are sometimes theatrics also which lawyers do for the sake of a case and build it up to a crescendo where they're able to take the court with them. This is all part of court craft. And similarly for a judge, it is also court craft to manage a court, to know that the court is being run smoothly, not let anybody intimidate you, be it a senior or a person of authority or a junior. Treat them all in equal balance. But there is a challenge sometimes from your male colleagues also, even on the bench, as judges. There are some who may not be confident about your work or your performance. You have to keep delivering for them to build a confidence that yes, we selected this lady to become a judge. She is up to the mark. She's working. She's delivering. She's working hard. Of course, we all have our rough edges. धीरे धीरे वो चिजल होते हैं. आप बेंच की बात कर रहे हैं जी. सेम चैलेंज बार में भी है. क्यों नहीं? बार रूम में आप क्यों नहीं? देखिए लेडी लॉयर्स बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा बहुत दिक्कतें हैं. जब मैंने ज्वाइन किया था हाई कोर्ट में तो एक छोटा सा कमरा 2nd फ्लोर में कंपनी कोर्ट नंबर 11 के पीछे होता था जो कि लेडीज़ बारूम माना जाता था. मेरे ख्याल से जहाँ हम इस स्टेज पे बैठे हैं इतना बड़ा ही होगा. एंड दैट वाज द ओनली प्लेस वेयर वन कुड यूज़ द रेस्ट रूम. देयर वाज नो लेडीज़ रेस्ट रूम इन द एंटायर बिल्डिंग बिकॉज वकील लेडीज़ थी कितनी उतनी से. तो अगर आपने रेस्ट रूम भी जाना है तो आप चेंबर ब्लॉक जाएंगे तो आपको टाइम निकाल के जाना है. आपने केस नहीं मिस करना, आपने सब कुछ मैनेज करना है और फिर जाना है. ये भी चैलेंज होता था. यू कुडंट गो राउंड द कॉर्नर, कुड यू?
You had to go somewhere where you knew there was at least a restroom where you had to use. And ladies have issues sometimes, and then they have to be very sure that there is some backup. आप सोचिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हाल होगा. हाई कोर्ट में तो कम से कम रेस्टरूम तो था. Maybe hygiene was an issue which we all had coming from homes where you had toilets to yourself. But district courts में तो ladies के लिए कईयों ने join नहीं की practice वहाँ पे क्योंकि restroom नहीं. There were places where I hear lady judges had to use the bar toilets because they were not given toilets. They had no toilets. And if the bar would not permit the lady judge to use the toilet, what would happen? Can you imagine the plight of that woman judge? And there were people who were appearing before her all the time. I am aware of those situations, which is the biggest challenge, a day-to-day challenge that a woman can face and has to face. So we were lucky that we स्वरूप बदल गए, चैलेंज आज भी है ना, क्यों नहीं? उसे वर्क प्लेस पे चैलेंज फेस करना, उसे घर पे भी चैलेंज फेस करना है. Absolutely. कई तो ऐसे हैं कि उन्हें खाना भी बना के आना है, बच्चों को स्कूल के लिए भी तैयार करना है, आके कोर्ट अटेंड भी करना है, उसके बाद घर फिर पहुंचना है, घर को फिर तैयार करना है. मल्टीटास्किंग इसी को वुमन के लिए कहते हैं. तब वो कहते हैं कि when you compare a man with a woman is much stronger. No comparison at all. No, she's much stronger. She's handling 20 million things, 50 काम करके. और thank God for AI and thank God for virtual courts. That COVID gave us that. At least something positive you can say about it for the courts. That our courts were running seamlessly through COVID. And we had women who were doing all of this जो आप कह रहे हैं. खाना भी बनाना है, बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस को मैनेज करना है, तो चली रही है. सब कुछ करना है और कोर्ट भी अटेंड करनी है. कम से कम ये तो उनको मन में सांत्वना मैटर भी तैयार करना है आपको. बिल्कुल. और फिर पेश होना है आपने, चाहे वर्चुअल भी हो रहे हो तो कम से इशू मोटा चाहे वो लेडी लॉयर हो या लेडी जज हो, सबके लिए. क्योंकि आपको तो फिर उसके बाद रात में जजमेंट भी लिखवाना है, अगले दिन सुबह केस की फाइल भी पढ़नी है. करना है. And it's not easy. So ऐसा तो नहीं है जैसे कोहली की ये हम लोग पहली बार डिस्कस कर रहे हैं. इट इज नोन एंड इट इज ओपन सीक्रेट टू ऑल. बट कोई इस पे कोई सोल्यूशन है ही नहीं. नहीं, आपको मैनेज करना, आप कैसे करिए. आप देखिए, in the last days of my mother's illness, who was suffering from cancer, there was just she and my sister who was the home caregiver. And in all my living life, I have never kept a mobile on my dais. Phone used to lie in the drawer. But her condition was so critical that there were times that I actually would keep the phone on silent just to keep a watch, to ensure that in case of an emergency, at least I should know, because family would never call me. I never saw my mother in her entire existence as me as a lawyer or as a judge calling me up to say I'm not well, come home. It would all fall back on my sister. But when she was so critical, I would tell my sister, don't hesitate, just let me know. At least I can rise and call up a doctor and talk to you. If I don't come home, that and you much had to manage all during the hearings. You couldn't avoid it. You were sitting in critical benches. You had to. I had no option. How did you process all this? There's no choice. God gives you strength. There's no other way of looking at it. There was an occasion when my mother fractured her wrist. And till I came back home, nobody told me. I saw her her arm all wrapped up in a bandage, and I said, what happened? She said, I gave instructions to the whole staff not to call you because I didn't want that your work suffers. And I and my sister and she went in. My sister drove the car so that the driver who's assigned to me doesn't inform me in office that she's going for her treatment. So that you are. I am not aware. Dedicated to rendering of justice. This is how much support a family gives you, without which you can't reach. I was very lucky. Very lucky. And that's what I always say, that you can't be here without a strong backing from your family and your well-wishers. This is your side which remains unknown to everyone. Those who know me are aware of it. It was an all-woman's household. We didn't have any male after my father left. But we had to manage because my mother was a very strong lady. She never made us feel that we were anywhere lesser than a male. And we had to do everything just as a male would do. That's what life was all about, keeping yourself in balance.
This is how important a parent's existence in your life is. बियॉन्ड एनी डिस्कशन, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन। True. इन सब के बावजूद, इन सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए जी। फिर इशू आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। कितना चैलेंजिंग या कितना ये घृणास्पद हो जाता है, कितना हीनियस हो जाता है जब एक महिला को इन सारी चीज़ों से गुजरना निकलते हुए फिर उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट भी फेस करना पड़ता है। देखिए, काम में तो सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस एक एक्ट है, जो जब एनैक्ट भी हुआ था तो उससे पहले विशाखा की जजमेंट आई थी, क्योंकि कोई ऐसी स्टैट्यूट ही नहीं था हमारी कंट्री में जो इस सिचुएशन को डील करता। सो इट वाज कोर्ट मेड लॉ, जिसे हम कहते हैं। जो विशाखा आया कि जब तक लॉ नहीं होगा तो ये हमारी जजमेंट की गाइडलाइंस मानी जाएंगी, दिस इज व्हाट इट इज। देन केम विशाखा, but after a decade and almost of Vishaka also, when a matter of chance that a case came our way in the Supreme Court, it was again to do with sexual harassment at workplace. State of Goa. Yes. Yes. And in that case, which I authored with brother Bopanna, I got that opportunity, and that is why I say these opportunities, when they come your way, you must be conscious to grab them with both your hands. आप वो उसको, उस मौके को उठाइए और उससे वो कुछ करिए जिससे देश का, जिससे समाज का भला हो। सो उस वक़्त मुझे लगा कि एक्ट तो है, बट उसके टीथ कहाँ है? टीथ तब होते हैं जब उस एक्ट को एनैक्ट करने के लिए कमिटीज़ हो, जब वो जगहें हों जहाँ पे औरतें जाके बोल पाएँ कि हमें ये प्रॉब्लम है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो वो औरत अपनी दो रोटी कमाने में इतनी बिजी है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में के केस में चली गई तो वो दो रोटी भी नहीं कमा के घर लेके आएगी। तो उनके लिए क्या करना है, किस प्रकार से उनको वो सपोर्ट देना है, was missing, and that is what I picked up in that case and laid down directions for the entire country, various departments, private, public, everybody. Why committees are not constituted, Correct. how can we ensure committees are constituted, what can we do to take justice to the last harassed woman in the road. Those are opportunities which have come to way. I think I'm blessed they came my way, and then utilize them and बेशक bring वो them to a जजमेंट level. मील का पत्थर साबित हुआ। So I hope that it is carried forward, उसका आगे भी उस प्रकार से वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ जिससे असल में जो पीड़ित औरतें हैं उनको बेनिफिट मिले। नहीं, करेक्ट, आइडिया तो यही है। सो इट इज़ आवर इनिशिएटिव एट ईच वन ऑफ अस, ट्राई टू प्ले दैट रोल कि केस तो डिसाइड कर ही लिया, केस में जो करना था कर लिया, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या, करेक्ट, वो करना की क्रिएटिविटी है, व्हाट वी टॉक ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स और ट्राइंग टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लेडी लॉयर्स स्पेसिफिकली, एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि जब कोई लेडी लॉयर असर्टिव होती है कोर्ट में तो उसे एग्रेसिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है कि इट्स, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट मेल लॉयर्स का नेचर है कि वो एक तो आवाज़ ज़रा ज़्यादा बुलंद है, लेडीज़ जेंटली बोलती है, इतना ऊंचा नहीं बोलती, अगर बोलती हैं तो उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जी। सो अग्रेशन, बट इट इज़ समटाइम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो दूसरी साइड इतना ऊंचा बोलेगी तो वो वकील क्या करेगी, उससे ऊंचा ही बोलेगी तो आवाज़ पहुंचेगी कोर्ट तक। हर जगह पे माइक तो लगे नहीं हुए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में माइक कहाँ है? कहीं भी नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में है, अब कोविड के बाद हाई कोर्ट्स में भी हो गए, अब वर्चुअल हो गया, इसलिए भी माइक्स आ गए कि आदमी को सुन रहा है। अब लेडी लॉयर अगर बोल ही नहीं पाएगी, उसकी आवाज़ ही इतनी बुलंद नहीं होगी तो उसकी आर्ग्यूमेंट कौन सुनेगा? तो वी मस्ट रिमेंबर कि शी इज़ बीइंग ओवर एंशियस समटाइम्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड, द फैक्ट दैट नोबडी इज़, इवन द अदर साइड इज़ ट्राइंग टू ओवर पावर। इतना ऊंचा बोलें कि दूसरे की आवाज़ दब जाए तो फिर उसको ऊंचा तो बोलना पड़ेगा। करेक्ट। इसलिए उस पे क्रिटिसिज्म तो बड़ा नाजायज़ है। So, Justice Kohli, you are the perfect person to put this to. आप नीचे से देखते हुए सब कुछ आ रही हैं। जब किसी यंग लॉयर को, चाहे वो लेडी लॉयर हो या चाहे वो मेल लॉयर हो, कोई भी, जब उसे लगता है ना कि वो, एक तो बड़ी प्रॉब्लम है लॉयर्स को, ओवरनाइट वो सेलिब्रेटेड लॉयर बनना चाहते हैं जी। उन्हें लगता है कि बस अब तुरंत पर हियरिंग की वो मोटी डॉलर फीस मिलने लगे, या 2 साल 4 साल 5 साल, उन्हें लगता है कि वो जो LLB पास आउट करके निकले हैं तो बस शुरू हो गया, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि असली पढ़ाई उसके बाद शुरू हो रही है।
कई बार उन्हें ये लगता है कि उनकी वकालत रफ्तार नहीं पकड़ रही है, या वो डिप्रेस हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, चाहे वो कोई लेडी हो चाहे वो मेल हो। उनके लिए क्या आपका सुझाव है? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। आई Please. कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, मैंने आपसे बात कर रही थी इंटरव्यू से पहले कि मेरे फादर बिजनेस में थे। माय मदर कम्स फ्रॉम एन एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ प्रोफेसर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, हर साइड ऑफ द फैमिली। तो फाइनेंशियली देयर वाज नो इशू। कम से कम मुझे किचन फाइल्स रन करने की चिंता नहीं थी। एमए किया, एलएलबी किया, और जब जुड़े सीनियर के साथ तो वो फ़ीस क्या होती थी, आपको महीने दो महीने के बाद जब पहली दफ़ा सीनियर ने कुछ फ़ीस दी तो आई विल नॉट नेम द फिगर बट इट वाज इन अ फ्यू हंड्रेड नोट्स। सो फर्स्ट टाइम income earning, I was on top of the moon. I carried that and showed it to my mother that, see, I've got this X amount of money. And she looked at it and she smiled and she asked my father, what is it that you give your class 4 employee in your office? And he turned around and told her, isn't she lucky that she has no experience and उनको उस ऑफिस में मौका मिल रहा है सीखने को, फीस तो इसको देनी चाहिए। मैं हैरान हूँ उसका सीनियर इसको कैसे दे रहे हैं। तुम्हारी बेटी की फ़ीस तो तुम्हें देनी चाहिए कि उनको सीखने को मिल रहा है, ये कौन सिखाएगा? तो ठीक है कि क्लास 4 एम्प्लॉय से तुम कंपेयर कर रहे हो कि नहीं उसको बट उस, और उन्होंने यूज़ क्या किया, उन्होंने उसको संभाल के शायद लिफाफे में डाल के कहीं रख दिया कि ये उसकी पहली कमाई है। क्या? But it is important for us to realize that when you come as freshers, you are learning under somebody. जैसे हम कहते हैं सीनियर्स को सिखाना चाहिए, तो बच्चों जो यंगस्टर्स वापस जाते हैं प्रोफेशन में आते हैं, एंड नॉट मेल और विमेन ऑल, उनको सीखने का वो मौका मिले तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ऑफिस में किसी के ज्वाइन करके उसके अंडर सीखना बड़ी भारी बात है और वो लेसन सारी ज़िंदगी काम आते हैं। मैं आज तक भी वो केसेस नहीं भूली जहाँ हर केस में सीनियर से कुछ सीखने को मिला। अपील ड्राफ्ट करी, कैसे करी, सारा उल्टा नीचे से ऊपर उल्टा कर दिया। और जब जज बजे नए जज बनते हैं तभी भी वो मौके होते हैं कि जजमेंट पहले लिखी, सीनियर को दी, तो उसने बड़े प्यार से पूरा लाल पीला कर दिया उसको। तो आपको समझ आई, आप तो सोचते थे आप 30 मार्क का है, आपको तो कुछ आता ही नहीं। सी नज़रिया बदल जाता है, वकालत में कुछ और होता है और आप जज बनते हैं तो नज़रिया बदल जाता है। आप बैलेंस में चलते हैं, तब दोनों साइड्स का किसी से पक्षपात नहीं करना, तो जजमेंट में भी नहीं आना चाहिए ना, वो बैलेंस रखना। सो लर्निंग एक्सपीरियंस, सो यंगस्टर्स शुड रियलाइज नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, कुछ भी नहीं। पेशेंस इज द की, वेरी इंपॉर्टेंट। आई स्टार्टेड माई उन्हें करियर, पता कैसे चलेगा whether they are heading into right direction? I think these are messages from the divine. Does networking play any role? Today it seems to be having a big role, I think, which never was earlier. इतना नहीं था, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं था, इतना नहीं था जो आज है। बट नेटवर्किंग के बाद अंदर जाके कोर्ट में परफॉर्मेंस नहीं होगी तो नेटवर्किंग धरी की धरी रह जाएगी। नेटवर्किंग से ही सारा का सारा उनका सेंटर नेटवर्किंग, फिर वो लिटिगेशन प्रैक्टिशनर्स है ही नहीं। Then they are not in the practice of law. अब समय ऐसा है जस्टिस कोहली की जो हमारा लेडी मेंबर्स हैं बार की, वो कानून के पालन के साथ साथ कानून की दिशा भी तय करें, पर ये होगा कैसे? कानून की दिशा तय करने के लिए वो समन्वय रखना पड़ेगा अपने काम में, अपने प्राइवेट लाइफ में भी, कि आपको कोई सीरियसली ले। इसीलिए हमें कहा जाता था कि जब बैलेंस रखना है, वंस अ जज फॉर एवर अ जज। आप कोर्ट में हैं तो भी जज हैं, आप कोर्ट से बाहर भी हैं तो भी आपको उसी मापदंड से तोला जाएगा कि आप जज हैं। आप कोर्ट से बाहर जाके वो गाउन उतार के जज नहीं रहते, ऐसा संभव नहीं है। वो आपके अंदर है। उसी तरह वकालत में, इफ़ यू आर अ लॉयर इनसाइड द कोर्ट, यू आर अ लॉयर आउटसाइड द कोर्ट ऑल्सो। यू हैव टू कैरी दैट इथोस विद यू, हैव दैट अथॉरिटी। चैलेंजेस जो हैं वो कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं, और यही कारण है कि लिटिगेशन में कम से कम रहना चाह रही हैं लेडी लॉयर्स, और ज़्यादातर लोग प्रेफर करती हैं जीसी वगैरह या लॉ फर्म्स या जुडिशरी में चली जा रही हैं, लीगल डिपार्टमेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। करेक्ट। ऑफ कोर्स बीइंग वुमेन इन जुडिशरी इज वेरी वेलकम। ये कहूँगी कि अगर फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंस्टेंस जो अगर कोई लेडी जज मैन कर रही हो,
किसी विमेन लिटिगेंट की कॉन्फिडेंस 100 गुना बढ़ेगा ये देखकर कि अगर मैं कोर्ट में न्याय मांगने आई हूँ, जो न्याय देने के लिए बैठा है वो भी लेडी है, बड़ा फ़र्क पड़ता है. दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इज़ इम्पोर्टेंट. करेक्ट. So when you have more women coming in, young girls coming in, I'm happy to say 50% of the judges in many states, over 50% judicial officers are women. Because they know that now the terms and conditions of appointment are better. Agree. The perks and salaries are better. There is a comfort, there is a security. If they have to marry, they can still manage to have their careers and not put them on the back burner. But a lawyer can't have that luxury. If you get married, if you are going to bear a child, you have to drop out from the profession. तो आपका कंटेम्प्रेरी तो 5 साल बाद कहीं का कहीं पहुंच गया जितना आपने मेहनत की तो और सारा आप फिर वहीं पे जीरो पर से शुरू कर रहे हैं. So what are the pluses and minuses for a woman? She has to be a mother. She has to be the bearer of a child. She has to be a supporter of the family. घर के बड़ों को संभालना. करेक्ट. वो सब करके जब वो करती हैं तो उनकी सराहना तो 100 गुना ज़्यादा होनी चाहिए बनिस्बत मेल कलीग्स. बिफोर वी कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन जस्टिस कोहली, मेरे 2 सवाल हैं. जी. डाउरी डेथ मैटर में आपने कहा था कि अदालतों को समय है कि अब कानून को दिल से पढ़ना चाहिए. क्या मतलब क्या है इस बात से आपका? वही बात कि जब आप किताबी प्रोविजंस को स्ट्रिक्टली उसी किताबी दायरे में पढ़ते हैं तो कई दफ़ा यू मिस द वुड फॉर द ट्रीज जिसे कहा जाता है. इट्स एन इंग्लिश स्टेइंग कि आप मुद्दे पे जब पहुंचते हैं तो आप वो पूरा दायरा बढ़ा के देखिए कि किस स्थिति में ये डाउरी डेथ ये किसी ने क्यों किया, क्या वजह रही होगी कि एक जवान लड़की अपने घर से खुशहाल माहौल से एक परिवार में आई और दिनों में ही और महीनों में ही उसने अपनी जान क्यों ले ली. वेरी पेनफुल. It is the worst thing that can happen to any parent. So therefore, किताब को पढ़ना, लॉ को पढ़ना और उसको इमोशनली देखना उस नज़रिए से कि इसके पीछे क्या क्या वजहें रही होंगी बहुत ज़रूरी होगी. Emotion only limited to that extent. Rest has to be within the parameters of law. You can't keep law aside and go into it like that. No. महिला सुरक्षा को लेकर अगर आपको दोबारा मौका मिले तो क्या कुछ करना चाहेंगे आप? कानूनी बदलाव या कुछ नया या कुछ कम करना? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग स्कूल्स जो महिला के लिए सुरक्षण के लिए है वो हर घर का परिवार है. एक एक परिवार में घर के बड़े, दादा दादी, नाना नानी, बुज़ुर्ग और माँ बाप बच्चों को उस तरह की शिक्षा दें जो लड़के को समझ आए कि लड़कियों की लाइफ वो लड़कियों को वैल्यू करना है, वो इक्वल हैं, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, घर के नहीं बाहर वाले. जब तक वो मेंटालिटी माँ बाप बच्चों को घर से नहीं देंगे वो अकेला स्कूल या यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं. सोसाइटी इज़ मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स. दोज यूनिट्स आर नथिंग बट वो परिवार, वो कुटुंब. और वो कुटुंब में अगर बच्चा देखेगा कि किस प्रकार की लड़कियों के साथ किस तरह से डील करा जा रहा है वो ऑटोमेटिकली उसको एम्यूलेट करेगा बाहर. तो शुरुआत तो लड़ाई की घर से होती है. हम लोग बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस की जी. और ये ठीक नहीं होगा कि हम लोगों ने महिलाओं के दर्द को तो सुना जी और पुरुषों को दरकिनार कर दिया. वो भी और बिल्कुल ये मिसयूज इस लेवल तक पहुंच गया है कि बहुत कोर्ट्स हद को बार बार बड़े खुले शब्दों में और कहना बड़े पड़ ही रहा है. मतलब ओपन तरीके से इस बात को कहना पड़ा है कि इसका मिसयूज अब लिमिट हो गई. बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली. तो अल्टीमेटली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना ज़्यादा मिसयूज़ कर दिया गया है कि अब हर डोमेस्टिक वायलेंस के केस को कहीं ना कहीं एक देखा जाता है कि ये हैरेसमेंट है वुमेन के द्वारा पर्टिकुलर आदमी तो के against. इसमें अब इंटरव्यू तो आप मेरा ले रहे हैं बट आई कांट फॉरगेट दैट यू आर अ प्रोफेशनल एंड अ लॉयर. प्लीज़. सवाल ये है कि वकील क्या कर रहे हैं. वो वकील जो वो ड्राफ्ट करके पिटिशन को बनाते हैं, जो क्लाइंट को एडवाइस करते हैं कि ये सब डाल दीजिए ताकि केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्या सोचते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा? फैमिलीज़ टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी. अब तो हालत यही हो गई है कई केसेस में कि कोई यंग स्कूल गोइंग देवर को भी लपेटे में ले लेते हैं
वेरी वेरी मैरिड डॉटर्स ये भूल जाते हैं उसकी नौकरी लगेगी कि नहीं क्या लगेगी एक बार होगा आपने उस उसको ट्रायल बच्चे में का। खींच लिया तो। या मैरिड डॉटर और बेटियों की शादियां हो गई, उनके दामादों को भी लपेटे में ले लिया जो उस शहर में भी नहीं रहते। और इस चक्कर में जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं वो भी वो उसी तो तराजू में आप तौल दी जा रही हैं। तो डिससर्विस तो करी ना, फिर आपने डिससर्विस पूरी कम्युनिटी को करी। एक गलत केस को इतना बढ़ावा देके इस लेवल पे लाने के लिए, और वो क्लाइंट से कई दफ़ा पूछो, कहते हैं हमें तो पता नहीं वकील अब साहब इसके ने दो बोला था। जवाब हैं जस्टिस कोहली मेरे जी, पास। बताइए। पहली बात तो मैं खुद मैट्रिमोनियल प्रैक्टिस नहीं करता। जी। दूसरी बात, प्रोफेसर हमें ये कमांड करता है कि जो क्लाइंट लेकर आता है आपको उसको वैसे परोस देना चाहिए। और मुझे जस्टिस आई एम सो सॉरी, मुझे जेठमलानी साहब की बात याद आती है कि लॉयर नेवर लाइज, इट No. इज द क्लाइंट। True, maybe the client lies, but if you add so much of what we call, one is gilding the lily. कहते हुए मैं इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता कि वकील साहिबान की जिम्मेदारी है कि बताएं या उसको उस हद एक्ट तक ना लाएं। लाइक ट्रू ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली कई क्लाइंट्स तो ऐसे आते हैं कि कहते हैं ये हुआ था, बाकी वकील साहब आप देख लीजिए क्या करना है। फिर वो उनको तो कहानी पता ही- बना के इसलिए वो कहानियाँ सेम ही लगती हैं जब आप पढ़ो। वही दो कहानियाँ होती है कि इसने किया, उसको सारे परिवार को लपेट जो है शहर में, जो वो एक बाहर पैकेज है। जो चलता है वो लॉन्च कर दिया। That is the role of important for a lawyer to understand. वो क्लाइंट है डजंट मीन कि उसके लिए वो कुछ करें जो उनका परिवार ही बिखर जाए। वापस रिकनसाइल हो ही नहीं सकता ऐसे केसेस में कई दफा। इतने आरोप के बाद पति के लिए बहुत बड़ा मुश्किल मुश्किल होगा है। उसको वापस लेना। इसलिए पति का दर्द भी समझते हैं। कोई आप ठीक कह रहे हैं, बहुत मिसयूज़ हो रहा है और इससे किसकी डिससर्विस हो रही है? जेन्युइन केसेस जिनको देखने से भी आदमी 10 दफ़ा सोचता है ये सच्चा है कि ये भी झूठा है। मोमबत्ती दोनों साइड से जलती है बिल्कुल। उस केस में। That's right. कोर्ट का टाइम भी बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल। सारा सब कुछ पूरे के पूरे लॉ का जो मिसयूज हो रहा है वो तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन केसेस को कल आउट करके निकाल के एक दरकिनार किया जाए, ताकि करेक्ट, और इट वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट ऑल्सो। हर तरह से ये गलत है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती। ये बड़ी स्थिति धीरे धीरे कहाँ तो लेकर आए थे Right. कानून की वुमेन एम्पावरमेंट होगा, Yes. महिलाएं और सिक्योर होंगी, वो तो एकदम उल्टा होता बदल चला जा रहा है। बदल बात मैं बिफोर वी कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा सेम सेक्स मैरिज पे। जी। बदलाव तो लेकर आ गए आप, जी। क्या समाज तैयार है उसे एक्सेप्ट करने के लिए आज के तारीख में? तो इसीलिए मेजॉरिटी जजमेंट जिसका मैं हिस्सा हूँ, हमने ये कहा था कि जब तक ये समाज से उठकर लेजिस्लेचर तक नहीं जाता, कोर्ट इसको फोर्स नहीं कर सकती ऊपर से अपने जी। तरफ से डायरेक्शन देकर कि हाँ इसको रिकग्नाइज करें। It has to come from the society, the elected members of the public, जी who will be the representatives in the parliament. जी They will be the ones to take a call कि इसका जब तक enactment होगा नहीं, recognition नहीं होगी, हमारे जजेस के कहने से इसको लॉ नहीं माना जा सकता और मानना नहीं चाहिए। Acceptance has to come from the society. Supports at strategic places is important. जिसके लिए भी आपको याद होगा हमने कई लिस्ट बनाई थी कि ये जो दायरे हैं इस पे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। उन्होंने उस वक्त कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी जजमेंट के बाद, जिसमें छोटे छोटे जो इरिटेंट्स थे उनके लिए उनको एड्रेस किया गया। बट टू कम टू द पॉइंट कि वेदर अ सेम सेक्स मैरिज कैन बी रिकग्नाइज्ड विदाउट अ लेजिस्लेशन बाय इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स, आंसर फॉर द मेजॉरिटी वाज दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन टुडेज डे एंड टाइम। आगे जैसे जैसे कई बार समाज जजमेंट्स बढ़ेगा- ऐसे भी आ जाते हैं जो प्रैक्टिकली बड़े इजी नहीं होते उनको लागू करना। जी। यू वुड एग्री विद मी? Absolutely. So though it was not at all in my mind, but since we are talking, so अभी मेरे मन में एक सवाल आता है, since डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। ऑब्वियसली कुछ लोग इसे एग्री करेंगे, कुछ लोग इसे डिसएग्री करेंगे। Naturally. ऑब्वियसली जस्टिस पारदीवाला के अपने रीजंस थे, जस्टिस गवई के अपने रीजंस हैं, और इसको लेके बहुत ज़्यादा कोलाहल मच गया है। मैं डॉग लवर हूँ और एनिमल लवर आप कह सकती हैं मुझे, बट इन सब से अलग क्या इस जजमेंट को एक्चुअली लागू करना प्रैक्टिकली फेजिबल है? और अगर नहीं है बहुत तो ये किस मुश्किलें दिशा में जाएगा ये जजमेंट? बहुत मुश्किलें आएंगी। ऐसा है जब इस तरह के मुद्दे आए तो प्रैक्टिकली आदमी को, आई एम नॉट सेइंग व्हाट दे शुड डू, इट्स नॉट इन माय प्लेस, इट्स अ पेंडिंग मैटर, लेट मी बी पुट अ केविएट, बट प्रैक्टिकली
इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि मल्टी पार्टी एजेंसीज होती हैं, किसी भी डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। कॉरपोरेशंस हैं, सिविक अथॉरिटीज़ हर स्टेट की अलग है, हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे अथॉरिटीज़ हैं, कई हैं। इट शुड आइडियली गो एज अ स्लो एंड स्टडी, व्हाट वी कॉल अ रिट ऑफ कॉन्टिन्यूअस मैंडमस, जिसमें धीरे धीरे बदलाव आए। अर्थ शैटरिंग बदलाव ओवरनाइट आ ही नहीं सकते, धीरे धीरे। क्या आपको नहीं लगता इसका एक सोच समझ दूसरा कर। पक्ष भी है? क्यों नहीं है? एक तो प्रैक्टिकली उसे बड़ा इजी नहीं, और जी, दूसरा बिल्कुल है। जो न्यायिक व्यवस्था है हमारी, उसमें जो श्रद्धा है आम जनमानस की, वो बहुत बुरी तरह से खंडित हुई है। हुई और जिस तरह के देखें मूक जानवर, तो वो तो मूक जानवर के लिए तो सबसे ज़्यादा परेशानी है कि उसने तो अपना कोई वर्जन हम नहीं ही तो देना, हैं उसके। आप ही उसके व्यक्ता होंगे। करेक्ट। लेकिन अगर वो बातें कोर्ट में जाकर, कोर्ट को कहकर धीरे धीरे उसको चेंज करना आसान है। उसके ओवरनाइट कोई दूसरे ऑप्शंस निकल आए, स्टरलाइजेशन ओवरनाइट वगैरह कुछ निकल भी आए। नहीं हो सकता और होना संभव ही नहीं है। इसलिए गो स्लो, गो स्टेडी, a writ of continuous mandamus, list it frequently, see the progress, take it further. This is how most of such matters have been dealt with. I think, and I'm confident that the court will go that way ultimately. It has to keep in mind the ground realities. हवा में ऑर्डर करके इम्प्लीमेंट ना हो तो उस ऑर्डर की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ऐसा ऑर्डर करना चाहिए ही नहीं, हमें सिखाया गया था, जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, इसलिए और उसको लोगों के मन में जो वितृष्णा पैदा होगी वो न्यायिक अलग। व्यवस्था के प्रति, तो वो भी नुकसान करेगी। इसलिए बैलेंस में चलकर धीरे धीरे रास्ता बनाना संभव है। सबको साथ लेना, हर एक को तो सुनना संभव नहीं है, बट हर एक का दृष्टिकोण को मन में रखना और उसको अपने ऑर्डर में रिफ्लेक्ट करने से बात धीरे धीरे चलती है और बन भी जाती है। लेकिन ओवरनाइट ये काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। चलिए, आज की शाम का मेरा आखिरी सवाल है। जी, अगर आज ईश्वर आपसे पूछे कि जस्टिस कोहली, क्या आपने जस्टिस किया, क्या जवाब देगा? जवाब ये होगा कि आई डिड whatever I could to the best of my ability। मेरा ये मानना है कि मैं जब भी कोर्ट में बैठती थी तो उस सवेरे अपने प्रभु को यही हाथ जोड़ के पूछती थी कि मेरे हाथ से गलत ना हो। ठीक हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन गलत ना हो, क्योंकि जस्टिस और डिसीजंस, फैक्ट्स जो आपके सामने दर्शाए जाते हैं उन पे दी जाती हैं। कई चीज़ें जो छुपी होती हैं, जो आपकी नज़र में नहीं आती, उसकी वजह से वो जजमेंट गलत भी हो सकती है। इसलिए यू आर रेंडरिंग जजमेंट्स ऑन द गिवन फैक्ट्स। तो मेरे को ये सेटिस्फैक्शन तो ज़रूर है कि जो मेरे सामने आया, मैंने उसका जो कर सकती थी अपनी तरफ से, जितना कर सकती थी, बेस्ट किया। बाकी अगर उसके बावजूद भी कुछ हाथ से गलत हुआ हो, तभी आदमी कहता है कि आम इंसान है। वी आर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ, जिसे कहते हैं सीट ऑफ विक्रमादित्य। आप बैठते हो सीट पे उस वक़्त, तो आपके अंदर न्याय की मूर्ति में न्याय रहता है कि आपने न्याय करना है, निष्पक्ष हो। वो बहुत ज़रूरी है, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ का कोई स्कोप नहीं। And I want you to give your last message to all the lady lawyers or lady judges or the lady magistrates obviously, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के चैलेंजेस का शिकार हो रही हैं, प्रोफेशन छोड़ने वाली हैं या घुट रही हैं कई इश्यूज़ की वजह से। ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत सारे हैं, उनको आपका क्या लास्ट मैसेज? आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर एक ऐसे प्रोफेशन में मेंटरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर किसी को लगता है कि उनको वो मौके नहीं मिल रहे, तो मेंटरिंग के लिए अपने सीनियर्स पे जाइए, उन पे कॉन्फिडेंस, जिन पे आपको कॉन्फिडेंस हो उनसे बात करिए। अपने को घुट घुट कर, दब दब कर जीने में कई दफ़ा बाहर वालों से नई हवाएं अंदर आती हैं। अगर आप बात करें, किसी को समझाएं, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं होगा तो वो कहाँ पे जाएगी। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर women judges to talk to their seniors, the judicial officers to talk to their seniors. एज अ मेंटोर आपके दरवाजे खुले? Yes, absolutely. And we have had a lot of opportunities where they have come and explained their difficulties. और अपनी तरफ से कोशिश की गई कि किस तरह इसको सुलझाएं, किस तरह उनके प्राइवेट लाइफ्स भी कई दफ़ा जुड़ जाती है जी, बिल्कुल, प्रोफेशनल बिल्कुल। लाइफ के साथ।
और वो जुड़ी करियर होती है वो हमेशा। छोड़ना चाहती हैं। आफ्टर ऑल अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपके पीछे आपका सारा परिवार है। दिखे ना दिखे, अदृश्य भी परिवार है, हम सब के साथ है। कोर्ट में भी जब कोई आता है तो अपने आप को मैं याद दिलाती थी कि ये एक छोटा सा मुद्दा होगा मेरे लिए एज अ जज। क्या है, किसी को प्रोविडेंट फंड नहीं मिला, किसी को इंक्रीमेंट नहीं मिला, लेकिन उस एम्प्लॉय के पीछे उसका सारा परिवार जुड़ा हुआ है। एग्री। वो जो सामने खड़ा है वो इस दर्द से खड़ा है कि मैं वो कुछ नहीं कर पा रहा जो मुझे करना चाहिए अपने परिवार के। करेक्ट। या खड़ी है, तो इसलिए इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दोज हु आर इन द प्रोफेशन to reach out to each other. And I am not talking of networking, but creating a network, a bulwark where everybody can join hands and support each other through the journey. That is what life is all about, a journey. Let's make it easier. All right, and thank you very much for joining Thank us you. at Meet Please My Lord. Such a pleasure.